सर डीपी कैसे डाउट थे सर डीपीपी में। एक मिनट रुक जाओ, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद। सर बाद में पढ़ाओगे एक्स्ट्रा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का? हाँ अभी करा रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ। पहले मैथ करेंगे फिर मैथ्स करते हैं, ठीक है। सर मैथ में क्या करेंगे? सर अभी बता भी रहा हूँ, बचा हुआ मैथ्स? एक मिनट मतलब रुक जाओ, मैथ अभी भी बचा हुआ है? थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने टच नहीं किया था, उसको टच कर देता हूँ बस खाली, ठीक है। सर यस मेरे सर। मैथ्स करवा दो। यस सर। थोड़ा मैथ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैथ्स करेंगे। ओके सर। मैट का मन नहीं है। ओके सर। हाँ ओके सर। ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इसको कहते हैं मिसिंग सर कैरेक्टर। मिसिंग एग्जॉटिक। हाँ मिसिंग कैरेक्टर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सर ये ये बहुत डिफिकल्ट लगते हैं मेरे को, मैंने बहुत ट्राई किया है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का, मुझसे होते नहीं सॉल्व। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और तो कोई इसमें है ही नहीं तरीका, और क्या कर सकते हैं। सर इसमें मेथड्स बहुत लगते हैं। सर इसका तो मेथड ही नहीं पता चलता। हाँ इसमें ना बहुत सारे मेथड लगा के ये नंबर्स पुट किए गए होंगे, तो इसी वजह से थोड़ा टफ होता है ये। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके ऊपर, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इसके ऊपर तो हो जाएगा। वैसे तो देने को तो कुछ भी दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं। सर इसमें सीरीज से भी ज्यादा सोचना पड़ता है। हाँ अब सर डी इसमें ऑप्शन। डी ऑप्शन। हाँ लॉजिक सर बताओ, लॉजिक। स्क्वायर्स का डिफरेंस है, सर सर 12 स्क्वायर्स का डिफरेंस है, सर 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। यस अच्छा सर। एनटीआर है, ओके वेरी गुड, तो यस यही सर। करना था, हो गया। ठीक है। तो सही जीता है तो। अब देखो इसमें ना, हाँ सर आपकी वॉइस इजी ब्रेक तुमने हो सर रही तुमने है। आपकी कर लिया वॉइस इसलिए ब्रेक इजी हो लग रही रहा है है। तुम्हें। ठीक है। सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। पता नहीं क्या है, नेटवर्क तो मेरी तरफ से इशू नहीं होना चाहिए आई थिंक। एक मिनट रुक जाओ। ये क्वेश्चन देखो, इसको देखो तो। सर टेस्ट 8 में सर आएगा। क्वेश्चन वाला। हाँ कैसे बताओ, बताओ आंसर, लॉजिक बताओ। सर सबको सम करके 6 से डिवाइड कर। अच्छा 54 आएगा, सबको सम करेंगे तो, इन तीनों को करेंगे सम तो 54 आएगा, फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो ये 9 दिया हुआ है। ओके इसमें भी देख लेते हैं, 10 5 15 15 30, और 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। वेरी गुड, ये भी यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें भी यही चीज करना चाहिए हमें, है ना। तो ये आ जाएगा 28 और 20 कितना होता है 48, 48/6 कितना आ जाएगा बच्चों 8। वेरी गुड, 8 आंसर है, सी आंसर है। तो देखो अब इसमें अलग रूल लग रहा था तो कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें, किसी क्वेश्चन में कोई भी लॉजिक लगा के क्वेश्चन को दिया जा सकता है। तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस चीज के लिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कुछ तरीका नहीं है इसमें। अच्छा एक एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो इसमें तुम लोगों के करने के लिए क्वेश्चंस हैं काफी सारे, 25-30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हैं, तो घर पे प्रैक्टिस करते रहना आप। ये देखो, ये देखो एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करो तो। सर सभी का सर सम करना है, फिर 5 से मल्टीप्लाई सर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। वेरी गुड, ये हो रहा है इसमें पक्का। 6 2 8 4 12 3 15, यस ठीक सर। है। 15 4 जा 60 होता है, यस। सबको जोड़ दो, 1 4 5 5 3 8 8 2 10 10 4 जा 40 हो रहा है। तो मतलब सबको जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, तो ये सॉरी सर थोड़ी देर के लिए गया हुआ था। तो यस सर। हाँ ये आ जाएगा 27 और 20 कितना होता है 47, 47 4 जा ये कितना होगा 188, ये लो आंसर, डी आंसर होगा। 188। हम्म। तो बेटा यही था इसमें, तो यही था, एक बचा हुआ पार्ट था। तुम लोग प्रैक्टिस तुम्हें खुद से ही करनी होगी इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कोई बता दूंगा, मुझे भी इतना ही टाइम लगेगा जितना तुम, बल्कि तुमसे ज्यादा ही टाइम लगेगा मुझे इसको सॉल्व करने में, क्वेश्चंस को। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं, आपने देख ही लिया अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पुट किया जाता है। तो प्रैक्टिस करना ही इसमें तरीका है, और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। हालांकि लॉजिक अगर बता भी दूं तो वो एक फॉल्स चीज होगी, बिकॉज कितने लॉजिक बताया जाएगा, 4-5 बता दो, है ना। लेकिन क्वेश्चन तो हजारों करोड़ों टाइप के बनाए जा सकते हैं।
लेकिन क्वेश्चन एनटीएससी में कुछ स्टैंडर्ड लॉजिक्स पे ही आते हैं ज्यादातर, एक आधी एक्सेप्शनल होते हैं, मतलब पास्ट ईयर के पेपर में जैसे मैंने देखा। तो अभी तो यही तो कर रहे थे, तो जिसमें तीन क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन किए ना, सारे एनटीएससी में आए हुए हैं। मतलब मैंने लास्ट वाला बोला था कि एनटीएससी में आया है, लेकिन उससे पहले भी दो जो है वो किसी दूसरे स्टेट में आए हुए हैं। ठीक है, अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने टच नहीं किया था, वो था ये इनकम्प्लीट फिगर वाला क्वेश्चन। एक मिनट, मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ। फिगर को कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं ना, ये उतना टफ नहीं है। सर इसमें तो बस फिगर को कंप्लीट करना होता है ना, एक फिगर नहीं दी होती हमें। हाँ, उसका छोटा सा पार्ट मिसिंग होता है, उसको फाइंड करना होता है। जैसे देखो, अब ये क्वेश्चन रहा, एक इसमें ये कौन सा ऐसा फिगर इसमें लगा देंगे वहां पे ताकि फिगर कंप्लीट हो जाएगा। सर डी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सर। सर डी। सर डी, यस सर डी ऑप्शन आएगा। सर डी अच्छा, ओके ओके ओके, डी आंसर है सबके लिए, सबको समझ में आ गया, डी आंसर होगा। यस यस सर। सर, यस सर अच्छा ठीक है, लो ये देखो, ये डी आंसर है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। कहाँ गया भाई, आ जाओ भाई, इसके ऊपर आ जाओ। ये तो आई ये आ नहीं रहा इसको, ओके ठीक है। ये डी, अगर डी फिगर को यहाँ पर रख दिया जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें देखो, ये इनकम्प्लीट है, ये तुम्हें विजुअलाइज करना पड़ेगा कि भाई ऐसा कौन सा फिगर वहां पे उठा के रख दिया जाए ताकि फिगर जो है कंप्लीट हो जाएगा। सर क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं उसके हेल्प से। सर पर ये तो देख के पता चल रहा है ना, एलिमिनेट हो जाएंगे तीनों ऑप्शन। हाँ ये उतना मुश्किल नहीं होता है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप विजुअलाइज कर सकते हो, इसमें आप विजुअलाइज कर सकते हो कि कौन सा जो है ना फिगर उसमें पुट कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन देख लेते हैं एक, ये देखो, ये देखो, सब फोर सर फोर्थ है। सर फोर्थ होगा। फोर्थ होगा सर डी सर डी नो सर वन सब वन होगा, सब वन होगा, सब वन होगा। अच्छा, इसमें और इसमें ये डिफरेंस ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन तुम यहाँ पर अगर रख दोगे ना तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा नहीं बनना चाहिए, ये ऐसा बनना चाहिए, ऐसा ठीक है, इसीलिए ये फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन जल्दबाजी में लिया गया आंसर था, ये एक्चुअली वन इसका आंसर होगा। ठीक है, वन और फोर्थ में यही डिफरेंस है कि इसमें ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन है, ये दोनों डिफरेंट है, और ये पोर्शन सुटेबल है इसके लिए, बिकॉज यहाँ से देखो, ये अगर इसको पुट करोगे ना यहाँ पर तो इस तरीके का फिगर बनेगा जो यहाँ भी है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख सकते हो कैसा आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन जल्दबाजी करने से काम बिगड़ सकता है, तो ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि एक एक नंबर जो है इंपॉर्टेंट होता है एनटीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बता दिया था कि इंडिया का सबसे टफ एग्जाम कोई है अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स एंड नंबर ऑफ सीट्स के कंपैरिजन में, तो दिल्ली स्टेट का एनटीएससी है। तो ये था इनकम्प्लीट फिगर बच्चों, इनकम्प्लीट फिगर वाला क्वेश्चन था ये। और एक और होता है जिसमें कि आपको ना काउंट करने होते हैं स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल्स वगैरह, ये सब चीजें, तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन था। फॉर्मूला होता है ना? नहीं सुनो, फार्मूला वो स्पेशल एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए होता है, और वो फार्मूला वाला क्वेश्चन जो है वो रेयरली आता है। इसमें जो मेन क्वेश्चन आएगा वो तुम्हें काउंट करके ही करना पड़ेगा, वो फार्मूला वाला कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लगता है फार्मूला, अगर तुम लगा सकते हो निकाला हुआ है। हाँ तो वो लगा सकते हो तो लगा लो, लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं आता है उसमें, जनरली नहीं आता है वो। अब इसमें देखो, अब पॉइंट तो इसमें भी है, तो काउंट क्या उस तरीके सर 14 16 सर ये 11 अब कैसे सर, करेंगे, कैसे 11 करेंगे? एक तो देख सकते हो ये सीधी वाली यस मार्क कर सकते हो बेटा, मार्क कर सकते हो इस चीज को। तो ये तो 4 लाइन तो यही हो गए, सीधी लाइन हो गए 4, और छोटी छोटी लाइंस को भी काउंट करेंगे ना, छोटी छोटी लाइंस भी तो काउंट करेंगे। सर हाँ। लेकिन दो छोटी लाइन मिलके जो एक बड़ी लाइन, तो सर वो बड़ी वाली लाइन
काउंट करेंगे या फिर वो बड़ी वाली हाँ। लाइन को दो अलग अलग छोटी लाइन काउंट करेंगे? यस, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये मैं ए बी सी लेता हूं तो मैं क्या ए बी और बी सी और ए सी तीनों को अलग अलग लूंगा क्या? सर नहीं बड़ी एक नहीं पूरी सर, लेंगे। एक ही लेंगे ना एक बार ही में, ताकि उसमें ए बी सी भी इंक्लूड हो जाए और ए बी भी। हाँ, यस यस, तीनों जो है ना उसी में इंक्लूड हो जाएगा। ए बी बी सी अलग से नहीं लेना है, ए सी ही लेंगे, उसी में काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से काउंट करेंगे ना, तो ये रेड कलर वाली जो आपको दिख रही होगी, तो ये 4 लाइन तो ये हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद एक दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे ये मान लो, हाँ ये एक कलर ये हो गया, एक ये दो, दूसरा ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो 4 और 3 कितने हो गए? सॉरी, 3 और 2 5, 5 3 8 हो गए। और इसके बाद कौन 16 कौन? है सर, 16। 16 है पक्का? एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो 5 3 8 3 11 हो गए। 11 के बाद एक और देख लेते हैं भाई, ये दो, ये देखो ये, हाँ ये भी एक है ना, हाँ 12 हो गए। और कौन सा है बेटा, और कोई सा है लाइन? तो सर वो उसी में सर 13 और 14 हाँ सर बी से लेके सर अंदर वाले सर अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। है उसकी दूसरी साइड। अच्छा लेफ्ट और राइट इस डायग्राम का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाली और एक ये वाली है ना? यस हाँ, सर। ये जो दो और लास्ट में, हाँ ये दो भी थे ना, तो हो गया, बस इतने ही थे। कितने हो गए टोटल? आई थिंक 14 ही होंगे सर। 14। आंसर तो नहीं देख रखा है सबने? नो सर। नो 14 सर। यस 14 लाइंस हैं। ठीक है, 14 लाइंस होंगे इसके अंदर। तो इसमें बेटा यही करना था। ठीक है, ऐसे ही करने होंगे क्वेश्चंस को। अब ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिया है, इसके बाद ना फार्मूला अगर लगना होता तो मैं फार्मूला बता देता। फार्मूला वर्क नहीं करता है इसके ऊपर। मोस्ट क्वेश्चन में जो आएंगे ना उसमें फार्मूला वर्क नहीं करेगा। तो आपको ना ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको आइडिया, बेसिक आइडिया दे दिया है मैंने। इसके बाद क्वेश्चन आपको खुद से ही करना होगा। जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, हर एक बच्चा, जो भी बच्चा सक्सेसफुल होगा, जो एनटीएससी में सक्सेसफुल होगा, वो इसको लाइटली नहीं लेगा, कोई भी बच्चा। ठीक है, जो भी बच्चा है वो प्रिपेयर करके जाएगा। सर सर 10 11 सर 11 सर 12 11। एक सर, 2 3 4 5, एक तो 5 ये हो गया। ठीक है, और एक और 5 एक मिला करके 5 तो ये हो गया, फिर एक ये हो गया 6। ठीक है, फिर एक ये हो गया 7, फिर एक ये हो गया 8, और पूरा हो गया 9, और फिर ये भी हो गया 10, और कौन सा, एक ये हो गया 11। 11 दिख रहा है मुझे तो। सर सीधे सीधे में भी 2 है सर, सीधे सीधे में भी 2 है। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये काउंट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे तो 5 हो गए भाई, छोटे छोटे जितने भी छोटे पार्ट वाले 5 हो गए, ये तो दिख गया हमें। सर अब 10। इसके बाद, हाँ अब इसके बाद बड़े बड़े वाले देखते हैं, ट्रायंगल्स को देखते हैं। तो एक तो ए बी ई हो जाएगा। ठीक है, दो दो मिलकर के ट्रायंगल जो है, दो दो मिलकर के, एक और एक दो, ये ना दो दो ट्रायंगल्स को मिलके जो बन रहा है, दो छोटे ट्रायंगल्स को मिलके, तो ऐसे बी एफ डी हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा बेटा डी एफ ए। डी एफ ए, यस डी एफ ए, दो दो ट्रायंगल्स को मिलके बन गया ये। अब इसके बाद 3 ट्रायंगल्स को मिलके कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो देख सकते हो आप बी डी, सर बी, एसीडी। हाँ ए सी डी, यस ए सी डी, वेरी गुड। और कौन सा बन रहा है 3 ट्रायंगल्स को? सर एबीसी भी बन रहा है। हाँ ए सी डी, सर एबीसी सर एबीसी। ए बी सी, हाँ दो ट्रायंगल, ए बी सी दो ट्रायंगल को मिलके बन रहा है। ठीक है, यस हाँ। और कौन सा बन रहा है? बीडी सबसे बड़ा वाला। बी डी तो लिखा ना, बी डी तो लिख दिया, बी डी लिख दिया। सर सर ए बी डी भी हो जाएगा ना, पूरा तो ट्रायंगल ही है। हाँ ए बी डी एक हो सकता है, यस। सर 12 हो गए। 12 ही है, मैक्सिमम 12 ही है। ठीक है, तो 12, ये इसका आंसर 12 हो जाएगा, यस। यही करना था इसमें। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़े से इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके टेस्ट में, एनटीएससी में, एग्जाम में। तो आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके बच्चों, तो एक एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट रुक जाओ। जैसे देखो ये है ना, ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको करो तो बेटा, सभी बच्चे करो तो इसको सॉल्व। सर 6 स्क्वायर से
कितने स्क्वायर्स हैं? स्क्वायर 6 है। सर ए पार्ट होगा सर, फर्स्ट ऑप्शन है सर, ए पार्ट सर ये ऑप्शन तो सर, बहुत ए। आसान हो गया। ये 6 देख करके तो स्क्वायर को देख के पता चलता है। यस, खाली 6 से ही आंसर आ गया। नहीं 6 क्योंकि सारे अलग है ना। हाँ सर एक बार दिखा दीजिए 6 स्क्वायर कैसे है। हाँ 6 स्क्वायर कैसे ये बताऊं? सर 5 तो वैसे ही हो गए। सर 5 तो ऐसे ही है और एक 4 सर एक बीच वाला बड़ा स्क्वायर। हाँ ये देखना पड़ेगा बेटा, ये तो खुद से पता करना पड़ेगा, ये कोई बताएगा थोड़ी तुम्हें। ओके ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इस बार ट्रायंगल गिनवा दो। क्या? अरे भाई ऐसी पता चली है ना, जब काउंट करोगे तो पता चलेगा। ये बताने की चीजें नहीं होती है बच्चे, ये बताने की चीजें नहीं होती है, तुम्हें खुद से ही काउंट करना पड़ेगा। उसमें फिगर में तुम्हें काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखोगे ना, इस फिगर में तुम्हें काउंट करना पड़ेगा। कैसे काउंट करोगे? तो इस तरीके से, ये देखो एक छोटा ट्रायंगल तो ये हो गया, ठीक है, उसके बाद एक छोटा ट्रायंगल ये हो गया, फिर इसके बाद अंदर में भी एक ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल हो। इस तरीके से देखो, एक हो गया, फिर उसके बाद ये दूसरा हो गया। ठीक है, ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, थोड़ी देर पहले किया था। तो इस तरीके से सारे ट्रायंगल्स को काउंट करने होंगे तुम्हें। नेक्स्ट है, तो आप देख सकते हो इस तरह के एनटीएससी में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। तो ये देखो, एक ये भी एनटीएससी में आया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसलिए तो बच्चों के 90 प्लस ऑर्डिनरी किसी के भी आ जाते हैं 90 प्लस मार्क्स। ठीक है, और सिलेक्शन नहीं होता है उनका। रीजन क्या है कि इतने आसान आसान क्वेश्चन देंगे तो ये तो कोई भी कर देगा। ये तो छोटा बच्चा 5वीं क्लास 6ठी क्लास का पढ़ने वाला बच्चा भी काउंट करके बता देगा इसका आंसर। तो सारी बातें आ जाती है घूम फिर के कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और सही टाइम पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपने किए हैं कि नहीं किए हैं, सारी बातें वहां पे आ जाती है फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 10वीं क्लास का बच्चा ही कर पाएगा, ये 5वीं क्लास का बच्चा भी गिन सकता है कितने ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर। सो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कितने क्वेश्चन आपने। हाँ तो देखो बच्चों, इसमें ध्यान से देखो, पहले तो ये लेफ्ट साइड वाला काउंट कर लो। जैसे एक ये हो गया, एक ये दूसरा छोटा हो गया, एक तीसरा छोटा हो गया। ठीक है, 6 3 हो गए, तो इधर भी 3 हो जाएगा, 6 हो जाएंगे टोटल। फिर 16 हो रहे। हाँ फिर इसके बाद जो है, 16। हाँ फिर इसी तरीके से ये इस ट्रायंगल को भी काउंट करेंगे, मतलब ए जी बी को भी काउंट करेंगे। इसी तरीके से तो काउंट करोगे कितना है, 16 आएगा आई थिंक। काउंट कर लो सारे ट्रायंगल्स को, तो हाँ 16 आएगा। मतलब तुम इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हो भाई, साफ साफ दिख रहा है कि एक देखो, ध्यान से देखना, 1 मिनट ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक तो ये छोटे छोटे जो ट्रायंगल्स है ना, जो बिल्कुल 6 पार्ट में डिवाइड है, 6 पार्ट तो यही हो गए छोटे छोटे ट्रायंगल्स। उसके बाद एक एजीबी बन गया, एक बीजीसी बन गया, एक एजीसी बन गया, तो 6 3 9 हो गए। ठीक है, तो क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि ना तो ये ऑप्शन होगा ना तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हें खाली ये देखना है कि क्या 13 से ज्यादा हो सकते हैं, तो बिल्कुल देख सकते हो तुम इस तरीके से। ठीक है, 6 और 3 9 तो हो चुके हैं ऑलरेडी हमारे पास, 6 छोटे छोटे ट्रायंगल्स हो गए, और साथ ही साथ उसके बाद एजीबी ट्रायंगल, फिर बीजीसी ट्रायंगल और एजीसी ट्रायंगल, 3 ये हो गए। अब इसके बाद देखते हैं एक और मीडियन से बना हुआ ट्रायंगल, एडीसी एबी। हाँ फिर से इस तरीके से 3 ट्रायंगल और हो गए। ठीक है, तो ये और साथ ही साथ इसके बाद 6 ट्रायंगल हो जाएंगे ना। हाँ, एक मीडियन 2 में करेगा ना, तो ये 6 हो जाएंगे, 3 मीडियन है, ये 6 हो जाएंगे, 3 और बन जाएंगे, 6 और बन जाएंगे। हो गया, इसका मतलब अब आंसर हमारा निकल चुका है क्लियरली। 13 आंसर नहीं होगा तो यही आंसर होगा। तो इस तरीके से एक पूरा ही है, 16 हो गया पूरा। हाँ इसी तरीके से ना एलिमिनेट करके क्वेश्चन करोगे। अब इसमें होता क्या है, कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या पता वो आंसर ना हो, मतलब 3 ऑप्शन नहीं, चारों में से कोई सा नहीं हो, तो उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। चारों ऑप्शन नहीं है तो तुम्हें कुछ उसमें करना ही नहीं है ना, फिर तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया ना। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। 3 ऑप्शन आपने रिजेक्ट कर दिया है, तो चौथा अगर आप टिक लगा रहे हो तो आप सेफ हो, आप मतलब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपने देख लिया होगा मेरे ख्याल से कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप क्लियर है बेटा, समझ में आया सबको ये? हाँ तो ये हमने मैट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया आज। ठीक है, और एक नहीं कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट किया, अभी एक चीज बचा हुआ है, एक बात बची हुई है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने कैंसिल कर दिया उसको, 1 मिनट रुक जाओ। वो है ये कि कैलेंडर और क्लॉक जो हमने किया था उसमें कुछ चीजें ना फैक्ट बेस्ड होती हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं, वो खाली आपको फैक्ट की तरह याद रखना है उसको। तो वो चीज मैंने उस दिन स्किप किया था, मैंने बताया नहीं था, तो वो चीज मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। हालांकि आप लोगों में से किसी बच्चे ने मॉड्यूल अगर देखा होगा तो उनको पता होगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने मॉड्यूल नहीं देखा है तो उनके लिए मैं एक बार
ये कल तक तो मॉड्यूल अपलोड नहीं था सर, आज का नहीं पता मेरे को। मैट का मॉड्यूल सर पहले अपलोड हो गया था, फिर जैसे ही आया ये वाला अपडेट ना, उसके बाद वो हट गया वापस से। ये देखो, हाँ ठीक है, ये देखो कभी कभी ना क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इससे पूछे जा सकते हैं, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप घूम जाओगे, वो तरीका तो आपको पता है, रिमाइंडर से निकाल लोगे डेट किसी भी का, लेकिन ये अगर गलती से आ गया, वैसे आया नहीं है आज तक, लेकिन अगर आ गया गलती से तो आप अटक सकते हो। तो ये फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डेट जो है वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे यही हो सकता है, और लास्ट डे जो है वो नहीं हो सकता है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे किसी भी सेंचुरी का। ऑब्वियसली कैलकुलेशन से ही आया होगा, हमें कैलकुलेशन में नहीं जाना है उतना। तो सर ट्यूसडे, हाँ बोलो सर किसी ट्यूसडे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर लास्ट डे अगर ट्यूसडे है तो फर्स्ट डे तो फिर वेडनेसडे हो सकता है ना? नहीं, एक सेकंड, मंडे अगर है, ठीक है, मंडे अगर है फर्स्ट डे ऑफ मंडे, किसी लीप ईयर का, फिर तो लीप ईयर का नहीं होगा ना वो, मंडे नहीं हो सकता है फिर, ये भी तो है ना, किसी लीप ईयर का फर्स्ट डे मंडे नहीं हो सकता है, मे बी तब नहीं होगा वो ट्यूसडे, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, ये भी हो सकता है। बाकी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, बाकी चीजें पता होंगी, ठीक है, बाकी चीजें पता होंगी। ये दो चीजें थी जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट थी। एक दो चीजें और लिख लेना बच्चों, ये मैं डिलीट कर रहा हूं, एक चीज और नोट करना। लास्ट क्लास में ना मैं स्किप कर गया ये चीज, ये फैक्ट याद रखना है कि ये दो चीजें नहीं होगी, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वो ये है कि कभी कभी ये ना कैलेंडर को रिपीट कब करता है अपने आप को, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो ये वो ना गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उनमें ये पूछा जाता है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं, आ सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कभी कभी ना कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है। जैसे 2020 है, ये ईयर जो है हम जिसमें हम लोग अभी हैं वो 2020 है, तो 2020 का जो कैलेंडर होगा ऑब्वियसली 12 महीने का कैलेंडर होगा, तो ये 12 महीने का कैलेंडर अपने आप को रिपीट कब करेगा, मतलब सेम कैलेंडर हम कौन से साल में आगे जाकर के यूज कर सकते हैं। तो वो है ये बात मतलब वो चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो बेटा क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि एक सेकंड, जो भी ईयर है, क्या करो, गिवन ईयर, जो भी ईयर है ना, जिस ईयर का तुम्हें पूछा जा रहा है कि कैलेंडर कब रिपीट होगा, उसको 4 से कर दो डिवाइड, और रिमाइंडर फाइंड करो, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर फाइंड कर लो। अगर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर अगर 0 है, देन ऐड 28 ईयर्स, ठीक है। रिमाइंडर अगर 1 है तो ऐड 6 ईयर्स, रिमाइंडर अगर 2 है देन ऐड 11 ईयर्स, और रिमाइंडर अगर 3 है देन ऐड 11 ईयर्स। इतने सालों के बाद ये कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, हर एक कैलेंडर, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जैसे ये 2020 है, तो 2048 यस, 2020 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब इसमें 28 ईयर्स ऐड कर दो, 2020 में 28 ईयर्स ऐड कर दो, दैट इज 2048 में जो इस साल का कैलेंडर है 2020 का, वो 2048 में सेम कैलेंडर आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर एक बार रिपीट कर दो, आपने क्या बोला? रिमाइंडर 0 आएगा तो उसमें 28 ईयर्स ऐड कर देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा तो उसके इसमें 6 ईयर्स ऐड कर देंगे, रिमाइंडर 2 आएगा तो 11 ईयर्स ऐड कर देंगे। उतने साल के बाद कैलेंडर रिपीट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 1993 है, तो 1993 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसको 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ मुझे, रिमाइंडर आएगा 1, क्या आएगा रिमाइंडर 1, 1999 यस। तो क्या करेंगे 1993 में 6 ऐड कर देंगे, दैट इज 1999 में जो कैलेंडर होगा और 1993 का जो कैलेंडर होगा सेम कैलेंडर होगा। आई बात समझ में? हाँ, तो ऐसे ही रिमाइंडर 2, रिमाइंडर अगर 3 होगा सर,
सर रिमाइंडर अगर 3 होगा, हाँ 11 ईयर्स है ना, रिमाइंडर 2 और 3 दोनों में 11 ऐड किया जाता है। रिमाइंडर 2 और 3 जब भी आएगा तो दोनों में 11 ईयर्स ही ऐड करते हैं। ओके सर। यस सर। एक मिनट, एक क्लॉक से रिलेटेड भी है, वो भी देख लेते हैं। ये देखो, क्लॉक से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों ने अगर मॉड्यूल देखा पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है तो फिर ये देख लो, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकता है, और इनमें से शायद 1 या 2 क्वेश्चन आ भी चुका है एनटीएससी के एग्जाम में। ये कह रहा है कि फैक्ट नंबर 1, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये ना याद रखना होगा, मतलब फैक्ट है तो याद रखना चाहिए। वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेट करने से मेरे ख्याल से बेहतर है इसको याद रख लो भाई। वैसे बच्चों को याद रहता है जनरली कि जो क्लॉक के हैंड होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं 22 टाइम्स इन 12 आवर्स। मतलब 12 घंटे में 22 टाइम्स ऐसा सिचुएशन आता है जब क्लॉक के हैंड्स, मिनट और आवर हैंड जो होते हैं वो 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, इस तरीके से। और 44 आवर्स इन अ डे, मतलब 24 आवर्स में ऑब्वियसली डबल हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है वो ये कि हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर अपोजिट टू ईच अदर 11 टाइम्स इन 12 आवर्स एंड 22, ऑब्वियसली डबल हो जाएगा। मतलब ऐसा ऐसा कुछ अपोजिट का मतलब ये होता है कि इस तरीके से कुछ आवर और मिनट का इस तरीके से जो है ना 11 टाइम्स। क्या करो बेटा? सर स्ट्रेट एंगल बनाना ना, स्ट्रेट हाँ एंगल। स्ट्रेट लाइन ऐसा भी कभी कभी काउंट कर लेते हैं ना लोग। स्ट्रेट लाइन में तो ये भी काउंट हो जाता है ना, कोइंसाइड वाला केस। तो अपोजिट साइड में 180 डिग्री एंगल बनाएंगे तो उस केस में 11 टाइम्स ऐसा होता है 12 घंटे में, और ऑब्वियसली 24 आवर्स में 22 टाइम्स हो जाएंगे। अपोजिट में की बात कर रहे थे हम लोग अभी यहाँ पर, ठीक है बेटा? अपोजिट। यस सर। हाँ वैसे वैसे सही बात है कि कोइंसाइड भी ऑब्वियसली 11 टाइम्स ही करेंगे। कोइंसाइड करने का मतलब 0 डिग्री एंगल, 180 था पिछले केस में, अभी क्या होगा 0 डिग्री एंगल। तो 0 डिग्री एंगल का मतलब ये कोइंसाइड भी 11 टाइम्स करते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब ये क्या बात बताई इन्होंने, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 44 टाइम्स इन अ स्ट्रेट लाइन पर डे। इसका क्या मतलब हुआ? सर वो सेकंड वाले पॉइंट के चल रही है। सर सेकंड और थर्ड को क्लब कर दिया। यस, क्लब कर दिया, वेरी गुड। सेकंड और थर्ड को क्लब कर दिया, मतलब स्ट्रेट लाइन में, मतलब हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे, सीधी हो जाएंगे। नेचुरल सी बात है कि अपोजिट में 11 बार होंगे 12 घंटे में, और एक साथ जो है कोइंसाइड करेंगे भी 11 बार 12 घंटे में, तो ऑब्वियसली 12 घंटे में जो है 24 टाइम्स हो गए, सॉरी 22 टाइम्स हो गए जो एक साथ हो जाएंगे। तो 24 आवर्स में 44 टाइम्स हो जाएंगे एक साथ। एक साथ का मतलब ये केसेस हो गए जिसमें साथ साथ भी होंगे और अपोजिट वाले केस भी, इसको भी काउंट करेंगे। ठीक है, ये दोनों केसेस को क्लब कर दिया है तो ये 44 टाइम्स हो जाएंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन का मतलब यही होता है, कोइंसाइड कर जाए तो भी, और अपोजिट मतलब 180 डिग्री एंगल हो दोनों के बीच में तो भी, दोनों केसेस एक्सेप्टेबल है। तो ये फैक्ट जो है 1-2 बार पूछा जा चुका है एनटीएससी के एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। और बाकी जो Okay, बताया sir. था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बाकी जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, कैलकुलेटिंग द एंगल, जब टाइम दिया हुआ है तो एंगल फाइंड करना, एंगल दिया हुआ है तो टाइम फाइंड करना, मिरर इमेज, और भी जो था Yes, sir. वाटर इमेज, वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो वो चीजें तो आपको याद रखनी ही रखनी है, मतलब उसके ऊपर प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है उसमें। तो ये हो गया हमारा मैथ का पोर्शन कंप्लीट। कंप्लीट तो नहीं हुआ है, हाँ कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों। अभी मैं अभी थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री देखता हूँ, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ, कॉपी कर रहा हूँ क्वेश्चन।
ये तो अमित वाली ये हमें करना था, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। ओह, ओके ये ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ तब तक। देखो ध्यान से, देखो सुनो ध्यान से बच्चों। मान लो ये कोई ट्राइंगल है, एबीसी कोई भी एक ट्राइंगल है। तो अगर मैं यहां से ए से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूं, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एडी, तो इस एडी को मैं निकाल सकता हूं दो तरीके से निकाल सकता हूं, एंगल बी को लेते हुए और एंगल सी को लेते हुए निकाल सकता हूं मैं। अच्छा एक सेकेंड, इसको ना जनरली स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको स्मॉल बी से, इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एसी ए बी को स्मॉल सी से, ए सी को स्मॉल बी से और बी सी को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अब मैं एडी का लेंथ फाइंड करना चाहता हूं, तो देखो क्या करना पड़ेगा मुझे। इन ट्राइंगल एडीबी में अगर देखूं बच्चों, तो एडीबी ट्राइंगल में साइन बी, साइन ऑफ एंगल बी क्या हो जाएगा, एडी बाय ए बी। साइन ऑफ बी क्या होगा, एडी बाय ए बी। और मैं इसको लिख सकता हूं एडी बाय ए बी को मैं सी लिख सकता हूं, स्मॉल सी। तो एडी की लेंथ आ जाएगी सी साइन बी। ठीक है जी, एडी की साइन क्या हो जाएगी, सी साइन बी। ओके अच्छा एक बात और, इन ट्राइंगल एडीसी में अगर देखा जाए तो साइन सी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एडी बाय ए सी। एसी बाय एसी। हाँ एडी बाई बी आ जाएगा, तो एडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी साइन सी। तो आप देखो ध्यान से इस बात को कि एडी को हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो सी साइन बी कह सकते हैं इसको हम, या तो सी साइन बी कह सकते हैं एडी को, नहीं तो बी साइन सी कह सकते हैं। और फिर हम एरिया अगर निकालना चाहें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसको भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस, बेस तो बीसी है, तो बीसी का मतलब ए, और हाइट कितनी है, हाइट तो मैं ये भी ले सकता हूं और ये भी ले सकता हूं, जो आपको सही लगे। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं बी ले लेता हूं, तो बी मतलब ये एडी की वैल्यू बी साइन सी ले लेता हूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी साइन सी हो जाएगा। और अगर सी साइन बी ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए सी साइन बी। तो ये एरिया का एक नया फार्मूला आपके पास आ चुका है, देख सकते हो आप, एरिया का एक नया फार्मूला आ चुका है। और वो नया फार्मूला क्या है बच्चों, कि दो साइड, कोई भी दो साइड दी हुई है ट्राइंगल का, कोई भी दो साइड दिया हुआ है, सपोज ये लेंथ दी हुई है 4, ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है इसके बीच का एंगल 60 डिग्री, तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू 4 इंटू 5 दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन 60 डिग्री, ये एरिया निकल गया। ये एरिया का नया फार्मूला है कि दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर दिया हुआ है तो एरिया का नया फार्मूला ये है कि 1/2 इंटू दोनों साइड का प्रोडक्ट कर दो और फिर इंटू में साइन ऑफ दैट एंगल ये लगा दो। तो देख ही सकते हो आप यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी हो गया। मतलब अगर हम ए और बी साइड लेते हैं, अगर हम ए और बी साइड लेते हैं बच्चों, ये ए लिया साइड और ये बी साइड लिया अगर, तो उसके बीच का एंगल सी लेना होता है। ठीक है, ये एरिया आ जाएगा। और अगर आप ये नहीं लेकर के अगर आप
ए बी और बी सी लेते हो तो फिर उनके बीच का एंगल का साइन लेना पड़ेगा, तो हाफ इंटू ए इंटू सी साइन। तो इस तरीके से नया तरीका यह है कि आपको अगर दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया हुआ है तो आप इजीली उसका एरिया फाइंड कर सकते हो, और वो क्या निकल के आया है आप वो देख सकते हो, ये रिजल्ट निकल के आया है। ठीक है, ये रिजल्ट निकल के आया है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एक और परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं ना, यहां से मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये बीई अगर ड्रॉ कर दिया, तो बीई की लेंथ कैसे निकलेगी, कोई बताएगा मुझे इसी पैटर्न को देखते हुए बीई की लेंथ कैसे निकालेंगे? एरिया तो सेम है ही। ए नहीं, सोच के बताओ, मतलब ये जैसे ये सी साइन बी आया था ना, एडी की लेंथ सी साइन बी आया था ना, सी लिया था सॉरी सी लिया था, ये सी साइड लिया था, तो ए साइन साइन सी आएगा, ए साइन हाँ। सी। ए साइन सी या सर फिर ए साइन सी आएगा और यस, और बी आएगा सर सी और साइन सी साइन ए आएगा। यस, ऑब्वियसली पैटर्न बन रहा है, पैटर्न देखो ना भाई, सी है तो साइन बी है, और बी है तो साइन सी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये मतलब सी यहाँ पर है तो बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है तो सी यहाँ पर है, देख सकते हो आप। ठीक है, उसी तरीके से ए लेंगे तो सी हो जाएगा और सी लेंगे तो ए हो जाएगा, मतलब ये पैटर्न बन रहा है। और वो फाइंड भी कर सकते हो आप, इस एंगल को ए एंगल को कंसीडर करते हुए साइन ए निकालोगे तो साइन ए बी बाय स्मॉल सी हो जाएगा, बी बाय स्मॉल सी। ठीक है, और फिर उसके पास आपके पास आ जाएगा ये, मतलब साइन ए निकालोगे तो वो आ जाएगा बीई बाय स्मॉल सी, और फिर बी की वैल्यू सी साइन ए आ जाएगा, ये तो है सी साइन ए। और इस ट्रायंगल में अगर देखो बीई सी ट्रायंगल में, तो इसमें अगर साइन सी निकालोगे तो वो हो जाएगा बीई बाय ए, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बीई इज इक्वल टू ए साइन सी हो जाएगा, वही तो लिखा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। फिर अब एरिया की बात आती है, तो एरिया कैसे निकलेगा यहाँ पर, इसका एरिया हम फिर से दोबारा निकालने जा रहे हैं। तो इसमें एरिया भाई क्यों दोबारा निकाल रहे हो, तो एरिया इसमें बेस हम अलग ले रहे हैं, बी को बेस ले रहे हैं, क्योंकि हाइट हमने निकाल लिया ना बी, तो बेस तो हमें बी ए सी लेना होगा ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, हाफ इंटू बी इंटू ए साइन सी और हाफ इंटू Yes. बी इंटू सी साइन ए। हाँ, ये देखो ये आ जाएगा हाफ इंटू बी सी साइन ए, मतलब बी लिया है और सी लिया है तो एंगल सर जो ये होगा तो एरिया का कंप्लीट रिलेशन है ना। हाँ, तो ये एरिया हमने निकाल दिया बेटा, ये देखो इस तरीके से देखो आप, तो एरिया हमने निकाल दिया है। आई बात समझ में सबको? यस सर। हाँ यस ठीक है। सर। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, सुनो ध्यान से सुनो, ये थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, देख लेते हैं ये। तो अब एरिया हमारे पास क्या क्या आया है, ध्यान से देखना, हाफ इंटू बी सी तो साइन ए बी तो साइन सी, ए सी तो साइन बी। ठीक है, मतलब एरिया जो आया हुआ है, एरिया जो आया हुआ है वो ऑब्वियसली सभी ट्राइंगल एबीसी के एरिया हैं, तो सबके सब बराबर हो जाएंगे। 1/2 बी सी साइन ए, यही इक्वल होना चाहिए 1/2 ए सी साइन बी, और यही इक्वल होना चाहिए 1/2 ए बी साइन सी के बराबर, क्योंकि सबके सब तो एरिया ही है ना, ट्राइंगल एबीसी के एरिया है, तो सबके सब बराबर होने चाहिए। तो इन तीनों को इक्वेट कर दो, इन तीनों को इक्वेट कर सकते हैं हम भाई, सभी सबके सब ट्राइंगल एबीसी के एरिया ही हैं, तो तीनों को इक्वल लिख सकते हैं हम। आई होप समझ में आया होगा। यस सर। और सबको हाफ एबीसी से डिवाइड कर दो, क्योंकि जब तीनों चीजें इक्वल होती हैं तो उनको हम सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से। ठीक है, तो हाफ एबीसी से जब डिवाइड करेंगे ना, तो देखो क्या क्या बचेगा, तब तुम्हारे पास बचेगा क्या? हाँ, साइन ए अपॉन में ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन में बी, और इक्वल टू साइन सी अपॉन में सी। हाँ, इसको ही कहते हैं साइन रूल, इसको कहते हैं साइन रूल। मतलब ट्राइंगल के, हमने जब स्टार्ट किया था ट्रिगोनोमेट्री तो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है वो ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर भी फॉलो हो रही है कि ट्राइंगल के साइड्स होते हैं ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ है, बिकॉज हमने बी सी को स्मॉल ए कहा है, ए सी को स्मॉल बी और ए बी को स्मॉल सी कहा है। तो इसी तरीके से देख सकते हो आप कि, और साइन ए साइन बी साइन सी क्या है, एंगल्स का साइन है, मतलब एंगल्स के बीच में और साइड के बीच में रिलेशन है। ये जो हमने अभी जस्ट लिखा है, साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी बाय स्मॉल सी। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल सी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्मॉल सी है वो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सी जो है ना ए बी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो स्मॉल सी है वो ए बी साइड की लेंथ है, जिसको हमने एज्यूम किया है, लेट किया हुआ है।
तो ये कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग इसको उल्टा करके भी लिख देते हैं, रेसिप्रोकल करके, a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू, तो बात एक ही है, इसको उल्टा करके लिखो चाहे सीधा करके। हाँ। सर इसमें एक और आगे में होता है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू सर्कम रेडियस। रेडियस, सर्कम रेडियस भी होता है, यस, वो हम लोग सर्कल में करेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है साइन रूल। ये क्या कहलाता है बच्चों? इसको हम लोग साइन रूल कहते हैं। ठीक, अब इसका फायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं जल्दी से। इसका एडवांटेज ये है कि आपको अगर पता चल गया, कोई भी जैसे मान लो ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल ले लो, ये जैसे 4 है और ये एंगल अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, इसको गामा ले लेते हैं, और मान लो कि ये है 2 और ये 4, और इसको क्या लेना पड़ेगा भाई, 5 ले लें, हो सकता है ट्रायंगल बन सकता है। देखो तो 5 4 9 2 5 7 4 2 6, हाँ बन सकता है ट्रायंगल। तो कहने का मतलब ये, हाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल बना दिया हमने, एंगल्स हमने लिख दिया यहाँ पर। तो हम अब ऐसे लिख सकते हैं 4 अपॉन में 4 के सामने वाले एंगल का साइन, मतलब साइन अल्फा, फिर लिखो 5, 5 के सामने वाला एंगल कौन सा है, देखो बीटा है, बीटा 5 के सामने, देख रहे हो ये 5 के सामने एंगल कौन सा है, बीटा। हाँ, और 2 अपॉन में साइन गामा। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे तुम लिख सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया कि कैसे लिखते। उसके बाद से फिर रेशियो प्रोपोर्शन लगाना होगा ना बस। ये एंगल फाइंड आउट करने में बड़ा हेल्पफुल होता है, ये एंगल फाइंड करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे मान लो कि 1 सेकंड के लिए कि ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और हाँ 1 सेकंड रुक जाओ, और ये 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये साइड की लेंथ 3 दी हुई है, और इस साइड की लेंथ दी हुई है सर इस पे एक क्वेश्चन भी था सिमिलर ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में, सब्जेक्टिव लेवल 2 में। हाँ सर इसमें एक क्वेश्चन था सब्जेक्टिव लेवल 2 में, चैप्टर नंबर 6 का, वो 1992 इन मूव में आया हुआ था। अच्छा, तो ये देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, 3 और 2 है, 3 और 2 नहीं है बल्कि ये 3 दिया हुआ है, मतलब खाली ये 3 है, और ये तुम्हें पता नहीं है ये BC की लेंथ। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट बच्चों, ये लेंथ हमें नहीं मालूम है, तो आप इसमें ना साइन रूल लगा के कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, अब इस साइड के बारे में तो, अरे ये तुम लोगों को कोई डिस्टरबेंस फील हो रही है? फिलहाल तो नहीं सर। सर आप जो लिख रहे हो ना बहुत बाद में लिख रहे हैं। वो तो खैर, वो तो मेरे ख्याल से बहुत आ रहा है। वो अलग इश्यू है, ये ना इसमें वन नोट में प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ देखो, ये देखो ABC ट्राइंगल में ये AB के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई है। ऑब्वियसली ये एंगल निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो आई थिंक 105 डिग्री आ जाएगा। ओहो, सर स्क्रीन ब्लैक। रुक जाओ, प्रॉब्लम आ रही है इसमें ना, प्रॉब्लम आ रही है। विजिबल है स्क्रीन? यस सर, Yes, विजिबल sir. है। यस सर। यस सर। ओके, हाँ देखो, तो इस तरीके से तुम देख सकते हो यहाँ पर कि 45 30 डिग्री है, ये एंगल 105 डिग्री आ जाएगा, जिसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर, वैसे देखा जाए तो कोई यूज नहीं है। लेकिन हमें निकालना क्या है वैसे, अभी यहाँ पर हमें निकालना है हाँ x की लेंथ, मतलब ये x BC निकालना है। तो इसमें हम साइन रूल डायरेक्टली लगाएंगे ना बेटा। देखो x अपॉन में x के सामने वाला एंगल क्या है, उसका साइन, ऑब्वियसली साइन 30 डिग्री, और फिर साइन 45 डिग्री। तो आप इसमें देख सकते हो कि वैसे आप नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बिना ट्रिगोनोमेट्री के? ज्योमेट्री से आप कैसे कर पाओगे? ज्योमेट्री में तो आपने ये सीखा हुआ है कि साइड का रेशियो वगैरह कुछ सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से हमें 2 एंगल और एक साइड दिया हुआ है, तो हम एक साइड जो भी अपोजिट एंगल है उसके सामने वाला साइड हम ये फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को यूज करते हुए, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो ये साइन 30 होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा आई थिंक 3/2, और ये साइन 45 होता है। क्या हुआ बताओ? x की वैल्यू आ जाएगी 3/√2,
यस सर आंसर बोल रहा हूँ। हाँ, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि इसकी यूटिलिटी ये थी कि आपको कोई भी दो एंगल और एक साइड दिया हुआ है, ये दो एंगल और एक साइड दिया हुआ है और उनके अपोजिट वाले साइड के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो यूजिंग साइन रूल। और साइन रूल बहुत ही सिंपल है कि कोई भी साइड आप ले लो, उसके सामने वाला एंगल ले लो, ठीक है, तो उसका रेशियो जो होता है साइड और अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो सेम होता है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर साइड और उनके अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो सेम रहता है, प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है बेटा, यही था। तो Yes, यही रूल sir. हमें यही करना था। वैसे कॉस का भी क्या कर कह रहे हो? सकते हैं? कॉस का भी होता है, कॉस उसको कोसाइन रूल कहते हैं। नहीं कॉस में, अच्छा इसमें कोसाइन नहीं होता है, मतलब इसमें तुम कैसे कोसाइन लिख दोगे साइन की जगह पे? कोसाइन रूल अलग होता है। ट्रिग्नोमेट्री में कई सारे फार्मूले होते हैं, बहुत सारे फार्मूले। कोसाइन रूल तो सर काफी लंबा सा होता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल एंगल फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। ये भी वैसे देखा जाए तो एंगल फाइंड करने के लिए ही होता है, कुछ इसमें कोई स्पेशल नहीं है। ठीक है कोसाइन बेटा, रूल से लेंथ भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं बच्चों। सर आपकी प्रेजेंटेशन बंद हो गई। आपकी प्रेजेंटेशन बंद हो गई। हाँ, यस, अब आ गई। यस सर अब आ गई। यस सर अब आ गई। यस सर आप भी। सर हाँ बोलो। सर साइन के साइड जो वैल्यू होती है सर वो तो राइट एंगल के लिए होती है ना, स्पेसिफाइड। तो यही तो अभी तुमने क्या सीखा, राइट ट्रायंगल से ही तो किया था हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ही तो किया था। लेंथ कैसे निकाली थी? जो ट्रायंगल जो लिए थे सर वो राइट ट्रायंगल सुना था अभी, जो ट्रायंगल लिया है हमने अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने समझा नहीं ना यही चीज। मैंने क्या तुम्हें क्या बताया था थोड़ी देर पहले? मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया है वैसे, लेकिन तुम्हें मैंने ये बताया था कि कोई भी ट्रायंगल लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये लेंथ निकाला था मैंने। ये तो मैंने पाइथागोरस सॉरी साइन ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन से ही निकाला था ना, ये लेंथ एडी की लेंथ, साइन बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, एडी बाई सी, देख रहे हो? तो इससे निकल के आया था। डेफिनेशन तो हमने वैलिड, मतलब इसमें डेफिनेशन को कहीं भी वायलेट नहीं किया था, बट उसके बाद जो एरिया जो होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, वो एरियाज बराबर होते हैं। तो एरिया बराबर होने की वजह से ये किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई हो सकता है। ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। मतलब जो हमने ये रूल एस्टैब्लिश किया है कि कोई भी साइड ले लो, उसके अपोजिट में जो एंगल है उसका साइन का रेशियो, ए और उसके सामने वाले एंगल के साइन का रेशियो सेम होता है। ये किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई किया जा सकता है यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं हो सकता है किसी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई होता है। जब डिफाइन किया था हमने तो हमने क्या कहा था ट्रिग्नोमेट्री को, कि ये ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, इनके साइड और एंगल के बीच के रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। लेकिन हमने ये नहीं कहा था राइट एंगल ट्रायंगल में ही ऐसा होता है। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब डिफाइन जो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही डिफाइन होते हैं। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल से डिफाइन करने के बाद हम उसको एरिया में भी यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने इसमें किया था। एरिया में यूज करने के बाद सभी एरियाज को बराबर कर देंगे तो उससे ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी बराबर आ गया था, है कि नहीं? ओके सर समझ में आ गया। सर इससे ये भी कह सकते हैं ना, ए बाय बी साइन ए बाय साइन बी के बराबर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये ऐसी चीज थी जो मेरे ख्याल से 10th क्लास का बच्चा इजीली इसको कर सकता था, इसीलिए मैंने ये चीज आपको बता दिया। ठीक है, हाँ यस सर। हाँ, इसमें कोई खास बात, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। और रही बात जो और भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी हुई हैं तो उनको अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उसमें 11th क्लास की आती है मैथ्स। इस क्वेश्चन को कर दो बेटा सभी बच्चे। सर लाइट आ रहा है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर। ओके, अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर विजिबल है। आगे आंसर। सर बी ऑप्शन। ओके,
सर नहीं आ रहा। बी ऑप्शन। कोई बात नहीं बेटा, ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है अभी, काफी बच्चे चले गए। सर बी ऑप्शन। ओके, अरे आज तो एकदम पॉलिनोमियल। क्लास भी 8 बजे तक है आज तो। तो डी आ रहा है। सर साइन बी थीटा आ और रहा है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, इसमें टाइम लग गया मुझे। ओके, साइन थीटा और कॉस थीटा रूट है, तो सम ऑफ ये यही तुम्हारा अल्फा है और यही तुम्हारा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? बी बाई ए, मतलब माइनस बी बाई होगा तो बी बाई ए हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा बेटा? सी बाई सी ए। बाय हाँ, बाय इसका स्क्वायर, हाँ बी इसका बाय ए स्क्वायर, का स्क्वायर कर दो। यस, इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया इसको। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 2 इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है देखो? सी बाई ए। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए एलसीएम हो जाएगा ए प्लस 2c इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक ए से एक कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कोई ऑप्शन है ऐसा? ये रहा ऑप्शन बी आंसर। बी स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है ये बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। ऐसे क्वेश्चन एनटीएससी में आ सकते हैं। ये लो, ये तो लेकिन इजी था थोड़ा। हाँ, फाइंड वैल्यू। सर जीरो आएगा सर, बीच में सर cos 90 जीरो। जीरो हो जाएगा। सर बीच में cos 90 भी आएगा तो। बीच में cos 90 आएगा, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। यस, जीरो। ओके, डिस्प्लेसमेंट का रूल लगा। हाँ बिल्कुल। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। सर एग्जाम्पलर में भी कोई ऐसा क्वेश्चन था, tan 1 से लेके tan 89 की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी थी, उसका आंसर 1 था। अच्छा, ये तो उसमें tan से फिर cot में उसमें कन्वर्ट 1 करना आता है होता आंसर, क्योंकि सर सिर्फ tan 45 cot में कन्वर्ट करके वो 1 आता है। आपस में सब रिड्यूस हो जाते हैं ना उसमें सर। कैंसल हो जाते हैं वो, सही बात है। ऐसा क्वेश्चन होता है ना वो, tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री यस सर, से लेकर के tan 89 डिग्री तक, 88 डिग्री फिर tan 89 डिग्री, इस तरीके से होता है। तो इसको, हाँ ये दोनों 1 हो जाएगा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, किसी एक को चेंज करोगे तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 1 लिख देंगे ना। सर बीच में tan सर बीच 45 में बस बनी होता है, tan इसीलिए 45 बच जाता है तो 1 आंसर आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेयर बन जाएगा, इस तरीके से पेयर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ सकता है। अच्छा एक बार बताओ कि cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस से लेकर के cos थीटा n, इसकी वैल्यू दी हुई है n, देन फाइंड sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस। सर n आएगा। सर n आएगा आंसर। सर n आएगा। सर n। सर n। सर ये क्वेश्चन दे रखा है मॉड्यूल में, बस थोड़ा सा आपने मॉडिफाई कर दिया। सर हाँ सर दे रखा है ये वाला। उसमें बस 3 तक ही था। आंसर क्या आया? सर n। सर ना, कैसे होगा? सोच के बताओ। सर 0 आएगा शायद। हाँ, शायद या कंफर्म? यस सर, जीरो आ रहा है। 0 आएगा। 0 आएगा भाई, ये 1 होगा और ये 1 होगा, ये 1 होगा, सबके सब 1 होंगे तभी तो सम करके n आएगा, तो इसका मतलब सब एंगल क्या हो गया? थीटा 1 थीटा 2 सबके सब क्या हो गया? एंगल इसका मतलब cos 0 डिग्री है। 0 डिग्री आ गया, तो ये 0 साइन 0 डिग्री 0 होता है, फिर 0 फिर 0, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। हाँ सोच रही थी मैंने अभी क्या बोला। ध्यान से सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, जो मॉड्यूल में दिया हुआ है वही एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि अगर मान लो आपको आपने डीपीवी में भी दिया था। हाँ, cos अल्फा cos बीटा प्लस cos गामा, 3 एंगल मैंने लिख दिया है यहाँ पर, 3 एंगल्स का कोसाइन लिख दिया और 3 के इक्वल है। तो आपको पता है कि इसमें ना आपके पास चॉइस नहीं है कि आप इसको, आपको 1 लेना होगा, इसको भी 1 इसको भी 1, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। देयरफॉर आपको इस केस में तीनों एंगल, मतलब तीनों cos अल्फा cos बीटा और cos गामा को आपको 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। सम 3 के इक्वल है और ये मैक्सिमम ही 1 हो सकता है, ये मैक्सिमम ही 1 हो सकता है, ये मैक्सिमम ही 1 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि cos अल्फा 1
कॉस अल्फा 1 ही लिया गया है, कॉस बीटा भी 1 लिया गया है, और जब कॉस अल्फा बेटा 1 लिया गया है तो ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू क्या ली गई होगी, 90 डिग्री ली गई होगी, सॉरी 0 डिग्री ली गई होगी, ठीक है, क्योंकि cos 0 1 होता है। और ऐसे ही cos बीटा अगर 1 लिया गया है तो ऑब्वियसली बीटा की वैल्यू फिर से 0 डिग्री ही ली गई है, और cos गामा इज इक्वल टू 1 है तो गामा की वैल्यू भी 0 डिग्री ही लेगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं और तीनों की वैल्यू 0 के इक्वल ली गई है। और तब आपसे अगर पूछा जाए कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा क्या होगा, तो आप बेझिझक कह सकते हो कि साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, दैट इज 0 आंसर आएगा। मैंने उल्टा क्यों बोल दिया, मेरे को कभी भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कभी भी कुछ भी बोल Okay. जाता। नेक्स्ट देखो बेटा, ये देखो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सीबीएसई को तो हम स्किप नहीं कर सकते हैं सीबीएसई में, क्योंकि सीबीएसई में ट्रिगोनोमेट्री के काफी क्वेश्चंस आते हैं। और मैं देख लूं जरा कि कितने क्वेश्चन आए हैं भाई, 4 क्वेश्चन आए हैं टोटल। सर हाँ, ब्लैक हो गई। चार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सीबीएसई में 4 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज्यादा वेटेज है इसका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोगों ने यही बात कही थी और इस चैप्टर में भी यही है कि वेटेज बहुत ज्यादा है इसका। देख सकते हो ये क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से 2 या 3 नंबर वाले में होगा। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी करा हुआ है। तो अब ये लेकिन cos से डिवाइड कर दो, cos थीटा से। यस, ये आपको फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो आप कि 4 साइन थीटा जो भी लिखा हुआ है ना, ये 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको आप क्या करो कि डिवाइड कर दो कॉस थीटा से। न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दो कॉस थीटा से सभी टर्म को, 3 जो टर्म। वैसे इसका फायदा क्या होगा कॉस थीटा से डिवाइड करने का, वो तो फिर से सेक थीटा आ ही जाएगा। सर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है सर मैंने सर, इसमें से हम वैल्यू निकाल ले। यस यस सर यस, तब फायदा होता है जब +1 नहीं होगा दोनों। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। इसमें फायदा नहीं है डिवाइड करने का, इसमें आपको साइन थीटा निकालना पड़ेगा बच्चों। मेरे ख्याल से डिवाइड करके भी निकालोगे तो सेक थीटा फिर वैल्यू निकाल, इसमें ठीक है। सिर्फ और सिर्फ cos थीटा निकालना है, उसके बाद फिर 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा हो जाएगा। यस, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही आसान ही क्वेश्चन है, इसमें से किसी एक को चेंज करना है। तो cot 90 - 2a लिख सकते हैं इसको, और राइट हैंड साइड में cot a - 18 है, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यस, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो और क्या आते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें 100 में से 100 लाना कितना आसान काम है, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कर लोगे, -3a = -108 हो जाएगा, और सॉल्व कर लोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। सर एनसीईआरटी में कंप्लीट क्वेश्चन था ये। हाँ, इसमें लिखना चाहिए था कि 2a एक्यूट एंगल है। कौन एक्यूट एंगल है सर 2a जो है वो एक्यूट एंगल है, लिखना चाहिए था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। नहीं, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ भी एक्यूट एंगल लिखा हुआ होगा, ये जो मॉड्यूल से मैंने लिया है ना, तो वहां पर एरर है, मतलब टाइप करने में वहां पर छूट गया होगा। तो आप देख सकते हो बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 2018 में आया हुआ ही क्वेश्चन है, ये रहा। सर ये उसका सवाल है, वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। बेटा सभी बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सर 100 into √3 - 1 ब्रैकेट में। ओके, सर √3 की तो वैल्यू यूज करने को कहा ना इसमें। हाँ, √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, पुट करेंगे इसके अंदर। यस सर, √3 की वैल्यू पुट करके 73.2 आ रहा है। ओके, सर 73.2 73.2 73.2। सर ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आ गया। हाँ बस सर लाइट हाउस की हाइट चेंज
सर 73.2 मिनट। ओके, तो जिन बच्चों का नहीं आया है वो बच्चे ध्यान से देख लो एक बार, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए वैसे सबका। ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री बिहाइंड द अदर। ठीक है, मतलब ये है, मान लो लाइट हाउस है और इसका टॉप है, मतलब 100 मीटर ऊंचा है ये, और ये यहाँ पर दो जहाज है, इस तरीके से मान लेते हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये एंगल जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री यस और ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसमें हम इसमें लिख देते हैं, लेट ए बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, सी एंड डी बी द पोजीशंस ऑफ शिप्स। तो इसके बाद क्या है कि ये एंगल जो होगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू बेटा 45 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स की वजह से, और साथ ही साथ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स। ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी बोर्ड एग्जाम के लिए ना, आपको लिखना होगा ये सारी बातें। तो मैं चाहता हूं कि ये आप लोगों को आदत हो जाए इस तरीके की लिखने की चीजें। उसके बाद आप बात करते हैं इन ट्राइंगल, ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। तो अब इसमें इन ट्राइंगल ए बी सी, अब चाहो तो 1045 लगा लो, ये ज्योमेट्री से कर लो। 1045 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी और 1 इज इक्वल टू 100 बाई बी सी। तो बी सी की वैल्यू 100 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया आपके पास पहला रिलेशन। और इसके बाद इसी तरीके से इन ट्राइंगल ए बी डी में, इसके बाद जगह कम पड़ रहा है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी में 10-30 डिग्री लगाएंगे बेटा, तो ये आ जाएगा ए बी बाई बी डी और ये आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी तो 100 है और बी डी को आप क्या लिख सकते हो 100 प्लस सी डी। यहाँ पर लिख देना रीजन की बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 100 प्लस सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा 100√3 और सी डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 100 टाइम्स √3 माइनस 1 और इसकी वैल्यू भी दी हुई है तो हम रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1.732 माइनस 1 तो 0.732 और ये हो जाएगा 73.2 मीटर। आई थिंक यही है, यही सीधी था, यही निकालना था। यस सर। यस सर। यस सर। तो यही सर, था। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सर 100 प्लस सीडी के आगे से समझ में नहीं आया सर। 100 प्लस सी डी से बेटा इसको इधर ले जाएंगे ना, क्या करेंगे, इसको इधर ही तो ले जाएंगे ना, 100 को ले जाके माइनस करेंगे ना। 100√3 में से 100 को माइनस करना है तो क्या करोगे, 100 को कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस 1 बच जाएगा। ओके सर, आ गया। ओके ठीक है, तो आप लोग मॉड्यूल से सीबीएसई आर्काइव में मैंने 2-3 क्वेश्चन टच नहीं किए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 2 क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो वो आप लोग खुद से ट्राई करना। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपको प्रिपेयर रहना है, अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि 100% मार्क्स आ जाए। ये देखो एक एनटीएससी का क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, देख करके ही आंसर बताने लायक क्वेश्चन। सर 2 है आंसर, सर 2 आंसर सर 2 आंसर है। वेरी गुड सर 2 सर 2 यस 2 है इसमें। हाँ, इसमें चाहो तो आप सॉल्व कर लो, या तो एक तरीका है या सॉल्व कर लो, या नहीं तो आप ये देखो कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, और ये दोनों के दोनों जब 1 होते हैं ना तभी तो 1 + 1 2 हो सकता है। मतलब साइन 90 डिग्री अगर हम लेते हैं, एक्स की वैल्यू अगर 90 डिग्री ले लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, दोनों का सम 2 आ जाएगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 90 डिग्री ले सकते हैं। तो 90 डिग्री जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का पावर 10 मतलब 1 की पावर 10, तो 1 की पावर 10 तो 1 ही होता है। और कॉसेक, हाँ कॉसेक 90 डिग्री 1 होता है, 1 की पावर 10 अगेन 1 ही हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये आंसर है। आई होप ये समझ में आया होगा सबको।
यस सर यस सर यस सर यस सर सेम अगर मान लो कि मैं लिख देता हूँ 10x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, 10x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 2 अगर लिख देता हूं मैं, ठीक है जी, तो तुम बताओ मुझे, हाँ तुम बताओ मुझे कि उस केस में तुम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या लोगे? अब 10x प्लस कॉट एक्स ये 2 कब होता है? जब x की वैल्यू 45 डिग्री होगी। क्या कहते हो भाई? 1 प्लस 1 1 प्लस 1, यस सर तो x की वैल्यू 45 ले लो। √2 यस, रूट टू 1 रूट 2 1 बाय 2 रूट बाय रूट 2। 2 बाय रूट 2 मतलब रूट 2, 2 बाय रूट 2 का मतलब रूट 2, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करो, देखो ये भी एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये सीबीएसई में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में 2 या 3 नंबर में, ये सीबीएसई में भी आ सकता है। सर 0 0 आएगा। ये सर 0 ही आ रहा है। ओके यस सर 0 ठीक है, बाकी बच्चे भी करो। देखो इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2ab इज इक्वल टू 25। अब इसको लिख सकते हो तुम, देखो साइन स्क्वायर थीटा को ना तुम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 25 के इक्वल। आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लो फिर भी मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम लोग खुद से कर लेना। ये 25 और ये 16 और 9 25 होता है, कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान से तुम देखो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, या दोनों सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे, तो ये बन जाएगा ये 16 कहाँ से मैंने लिख दिया? 16 माइनस 16 होना चाहिए था यहाँ पर, सॉरी। तो 16 बन तुम्हारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। देखो ध्यान से, ये देखो, ये तुम्हारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास। 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल स्क्वायर है। हाँ, और ये 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यस, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आंसर ए था इसका। इसमें हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज की? साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। तो उससे जो हमें ये फाइंड करने के लिए कहा गया था ना, ये डायरेक्टली निकल के आ रहा है, मतलब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसमें चेंज करेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा को और कॉस स्क्वायर थीटा को, तो डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही इसमें ट्रिक था, एक तरीके से कह सकते हो आप। ये देखो ये क्वेश्चन, सर लैम्डा ही आएगा। हाँ वेरी गुड। सर ये क्वेश्चन आपने वैसे भी दे रखा है इसमें कि y लिया हुआ था आपने 2 sin अल्फा वाले को।
एक्चुअली में इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये यही कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसको तुम अगर जैसे एक तरीके का रैशनलाइजेशन जिसको कहते हैं, रैशनलाइजेशन तो वैसे नहीं होगा लेकिन रैशनलाइजेशन जैसा करते हैं ना हम लोग, क्या करते ये थे सर इसको, लैम्डा आ रहा है आंसर। इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है। इसको ना क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई थिंक 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा से कर दें। यस सर माइनस, क्योंकि सर न्यूमरेटर में उसमें वहीं पर है ना, तो इसलिए माइनस। चलो ठीक है, हाँ सही बात है। तो 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा से इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये हो क्या जाएगा, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस साइन अल्फा को a समझ लो और कॉस अल्फा को b समझ लो, तो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। 1 प्लस साइन अल्फा को a ले लो और कॉस अल्फा को b ले लो, तो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। तो ये क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में तो एज इट इज कॉपी कर दो यही चीज, और डिनोमिनेटर में क्या होगा देखो, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा जो है ना, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हो जाएगा कॉपी पेस्ट, हो जाओ भाई। हाँ यस ठीक है। अब फिर से कॉपी पेस्ट, डिवाइडेड बाय देखो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा, और फिर क्या करेंगे, 2 साइन अल्फा कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और 2 साइन अल्फा इसमें से कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन अल्फा। और यही तो है वो यही है, देखो 1 प्लस साइन अल्फा ही था। ठीक है, ये जो है ये यही तो दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमने लेमडा को ही तो सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो ये लेमडा लेमडा ही है, अभी भी ये क्या आएगा, लेमडा ही आएगा। लेमडा से स्टार्ट किया था, लेमडा पी एंड आ रहा है, इसका मतलब ये जो होगा ये लेमडा ही होगा। तो बी आंसर है, मतलब ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखने से लग नहीं रहा है दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बट ये दोनों के दोनों सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है। 2 sin alpha upon 1 plus sin alpha plus cos alpha is equal to 1 plus sin alpha minus cos alpha upon 1 plus sin alpha. आई होप ये समझ में आया होगा सबको। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ये देखो एनटीएससी स्टेज 2 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ cos x डिग्री माइनस sin x डिग्री। x जो है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है, 45 डिग्री नहीं है। So sometimes negative, sometimes positive. सर या पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव होगा, क्योंकि सर हमेशा cos सर, जब 0 45 से छोटा होता है तो हमेशा cos x बड़ा होता है। यस कॉस, देखो इसमें वैल्यूज निकालोगे ना बेटा, देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये जो कॉस की वैल्यू जो है ना, 0 से लेके 90 डिग्री की तरफ जाते हो ना तुम, तो ये वैल्यू घटती जाती है। ये 1 होता है, ये √3/2 होता है, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, ठीक है, और छोटा हो गया, देखो इस तरीके से। लेकिन साइन की वैल्यू जो है, जैसे 0 से 90 की तरफ जाओगे, मतलब साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, लेकिन बढ़ती है वैल्यू। यस वेरी गुड। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि भाई वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 45 के बीच में, या इनफैक्ट 0 से 90 के बीच में कॉस, जो कॉस किसी एंगल के लिए, जैसे मान लो कॉस 63 डिग्री माइनस कॉस सॉरी साइन 63, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, बिकॉज ये वैल्यू सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने गलत बोल दिया बेटा, गलत बोल दिया मैंने। ये 45 तक जो है, 45 तक क्या हो जाएगा, 45 डिग्री तक, 0 से लेके 45 डिग्री तक जो है, जैसे cos 44 डिग्री ले लो और माइनस sin 44 ले लो, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। cos 43 ले लो और sin 43 ले लो, तब भी पॉजिटिव ही आएगी। मतलब ये वैल्यू बड़ी रहेगी, बड़ी वैल्यू होगी। 0 से 45 डिग्री तक में cos जो है वो sin से बड़ा होता है, बस ये समझना है आपको। और 45 से आगे में, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया cos 46 साइन बड़ा होता है। यस वेरी गुड। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, आएगी। ये नेगेटिव है, यस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसी बात पे। यस सर। सर 1 मिनट नोट करना। करो, नोट करो। सर हम्म। सर मीटिंग में कोई गूगल नाम का है। हटाओ उसको। सर मैम को मैम बोल दो सर। हाँ मैम हटा दीजिए उसको, गूगल नाम वाले बच्चे को। गूगल की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सर हट गया अपने आप ही। लेफ्ट कर दिया उसने। हाँ, हमें गूगल की जरूरत नहीं है, हमें तो बस माइक्रोसॉफ्ट की जरूरत है। की जरूरत है। सर हो गया। हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। चलो इसी बात पे एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। लिखो, लेट थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 45 डिग्री है, ठीक है जी। और T1 जो है वो tan थीटा की पावर tan थीटा है। T2 जो है वो tan थीटा की पावर cot थीटा है। T3 जो है वो tan थीटा की cot थीटा की पावर tan थीटा है। और T4 जो है वो cot थीटा की पावर में क्या होगा बोलो, cot थीटा है। तो बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। T1 ज्यादा है T2 से, T3 से, T4 ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है या ये। भाई ये सही है। कौन क्लास सर खराब डी कर सही रहा है। है? सर डी सही है। सर सी। सर डी। डी। यस सर। सी कौन बोल रहा है? सी, डी और कोई बच्चा ए तो बोलो। ए तो बोल ही दिया। बी किसी ने नहीं बोला, किसी ने बी नहीं बोला। बी बोलो भाई कोई, मैं बोल दूं बी। बी। हाँ सर चलो डी बोल। लग रहा है। ओके, डी लग रहा है, वेरी गुड। कहाँ से लग रहा है डी? हाँ भाई बताओ बच्चों। सर डी ऐसे लग रहा है सर कि tan थीटा जो होता है वो 0 से 45 के बीच में जो है ना वो हाँ 1 नहीं हो पाता। तो जब वो 1 नहीं हो पाता और cot थीटा जो है वो जो है ना सर cot वन थीटा वन 0। यस सर। वन नहीं हो पाता है तो क्या होता है वो, ये यस सर बोलो। मतलब सर वो फ्रैक्शन में रहता है हाँ हमेशा। ये बोलो, 1 नहीं होता है, 0 और 1 के बीच में रहता है। अब यस यही सर। की है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यस सर। और cot थीटा जो है वो 0 वो जो है सर वो 1 से बड़ा हो जाता है 0 और 45 के बीच में। यस। तो सर इसीलिए T2 जो है वो छोटा हो जाएगा। नहीं वहां तक तो तुम ठीक पहुंचे हो, लेकिन उसके बाद गलत कर दिया तुमने। देखो ये अच्छी बात है कि जो थीटा, देखो tan थीटा जो है ना, tan थीटा ऑलवेज लेस देन 1 होगा। किसी ने आंसर लिखा है? आई थिंक किसी ने आंसर लिखा है। नो सर। ओके, ये हाई हाई क्यों कर रहे हो भाई? किसको हाई कर रहे हो बेटा? tan थीटा लेस देन 1 होगा, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 0 और 45 डिग्री के बीच में होगी। तो ये इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर cot थीटा की वैल्यू जो है ये 1 से ज्यादा होती है जब थीटा 0 और 45 डिग्री के बीच में होगा। तो बात समझ में आई सबको? यस सर। ये बात जो है ना, ये की है, ये मेन फैक्टर है, ये मेन फैक्टर है, ठीक है जी, ये मेन फैक्टर है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अब तुम जरा दिमाग लगाओ, मैं तुम्हें कहूं कि कोई वैल्यू 1 से कम है, मतलब 1/3 है, उसकी पावर में कोई वैल्यू, मान लो मैंने 1 ले लिया, या चलो 1/3 ले लिया, और मैं कह रहा हूं कि 1 की पावर 1/3 ले लिया मैंने, या 1.1 की वैल्यू, कौन सी वैल्यू ज्यादा लग रही है तुम्हें बताओ? कौन सी वैल्यू ज्यादा लग रही है? सर सेकंड वाली ज्यादा सेकंड वाली। सेकंड वाली। सेकंड वाली। यस इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आंसर क्या है? अरे रुक तो जाओ, पहले समझ तो लो, पहले समझ लो फिर आंसर बता ही दूंगा।
कि 45 डिग्री 0 और 45 के बीच में कॉट थीटा जो है वो 1 से ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली ये जो क्वांटिटी है, तुम ध्यान से देखो तो सही, ये चौथा जो है ना, ये सबसे बड़ी क्वांटिटी है भाई, क्योंकि इसका बेस यस जो सर। है वो भी 1 से ज्यादा है और Yes, पावर भी 1 से ज्यादा है। ठीक है, बेस भी 1 से ज्यादा है और पावर भी 1 से ज्यादा है। ठीक है, और फिर और सर उसके बाद T1 इसका सबसे नंबर है। छोटी है। हाँ, और उसके बाद इसका नंबर आएगा, क्यों इसका नंबर आएगा? बिकॉज इसमें बेस 1 से ज्यादा है और पावर जो कुछ भी है, लेकिन चलो जो कुछ भी है, लेकिन बेस तो 1 से ज्यादा है ना। तो नेचुरल सी बात है कि अगर ये बेस 1.3 हो गया सपोज एक सेकंड के लिए, तो उस केस में ये तो पावर तुम छोटी वैल्यू भी लोगे तो भी इन दोनों से तो ज्यादा ही रहेगा, बिकॉज इन दोनों का बेस ही 1 से छोटा है, इसका और इसका बेस ही 1 से छोटा है। तो और बेस 1 से जब छोटा होता है ना, तुम उसका पावर कुछ इंक्रीज कर दोगे, तो जैसे पावर रेज करते हो ना, जैसे जैसे पावर रेज करोगे तो वो वैल्यू घटती जाती है। जैसे 1/2 है, 1/2 पावर 2 और 1/2 पावर 3, इसमें कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है। 1/2 पावर power जिसका 2। कम, हाँ यस, पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैल्यू घटती जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बाद पहले ये T4 सबसे बड़ी वैल्यू होगी और उसके बाद T3 का नंबर आएगा, बिकॉज इसका बेस 1 से ज्यादा है। अब फिर जो है ना प्रॉब्लम आएगी इन दोनों में कि इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा है, इसमें और इसमें कौन छोटा कौन बड़ा है। तो इन दोनों में जिसका भी पावर छोटा होगा ना, वो वैल्यू बड़ी होगी, बिकॉज अभी अभी बताया ना मैंने, पावर जिसका छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। आई बात समझ में? यस यस, Yes. T1 आएगा फिर उसके बाद T2 आएगा। तो कौन सा आंसर सही है बेटा? सर बी। सर सेकंड ऑप्शन। सर बी। यस, आई बात समझ में सबको सर ये कि नहीं आई? T2 वाला नहीं समझ पाया, मतलब ये कैसे हुआ कि स्मॉलर वैल्यू की अगर पावर भी स्मॉल होनी चाहिए? नहीं देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ ना। देखो, मान लो तुम 1/2 ले रहे हो, ठीक है, 1/2 की पावर 2 ले लो और 1/2 की पावर 3 ले लो, तो दोनों में वैल्यू बड़ी कौन सी है बताओ? सर फर्स्ट वाली, क्योंकि 1/4 ये वाली, होगा, वो 1/8 बड़ी होगा। है। ये ये वैल्यू बड़ी है, मतलब बेस अगर 1 से कम है, जो बेस कहते हैं ना इसको, बेस अगर 1 से कम है, मतलब दो बेसेस हैं, दोनों बेसेस इक्वल दिए हुए हैं, तुम एक सेकंड के लिए मान लो, चलो देखो, ठीक है, ये इधर सर देखो। अंडरस्टूड। हाँ हाँ, समझ तो ये एक्स वाई, तो हाँ, तो एक्स की वैल्यू अगर वाई से ज्यादा होगी ना, एक्स की वैल्यू वाई से ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब उल्टा चलता है ये ऑब्वियसली। तो इसीलिए इसका आंसर होगा T4 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T2, ये आंसर आएगा इसका। यही करना था इस क्वेश्चन में, हालांकि चलो ये थोड़ा मैंने तो ऊपर फिर लेवल थोड़ा का। उल्टा ही ले लिया। हाँ, मैंने वो उल्टा मैं मतलब मैंने वो जो आपने ग्रेटर वाला साइन ले रखा है ना, वो वाला मैंने उल्टा ले रखा था, मुझे लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ। चलो आज ही नहीं। जैसे इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगना था, ये नॉन रूटीन प्रॉब्लम हो गया। क्वेश्चन देखो, सर ए आएगा इसमें आंसर। ओके, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक सर सी आना चाहिए सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन याद करो, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था। सबसे पहली बात तो ये cos पावर 4 थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये sin स्क्वायर थीटा है। मैं चाहता हूं कि इन सबको ना पहले cos में चेंज कर दे, सॉरी साइन में चेंज कर दे, वैसे तो हाँ, साइन में भी चेंज कर सकते थे, अरे इसको छोड़ो यार, तो इसको ना सर कॉस में ही कर लेते हैं। cos में ही चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब तुम इसको देखो, ये ना इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट था उससे याद करो कि ऐसा होता था ना कभी, जैसे मान लो कि ए स्क्वायर प्लस मान लो a प्लस 1 है, एक सेकंड के Yes, लिए, sir. तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे याद करो, a प्लस परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे याद कराता हूँ एक बार को। पहले तो लिखते थे a स्क्वायर, फिर इसके बाद लिख देते थे ये
इसका आधा कर देते थे, जो भी बीच वाला मिडिल टर्म होता था उसका आधा करते थे, और फिर उसके बाद आधा करने के बाद क्या करते थे, 1/2 से इधर स्क्वायर भी कर देते थे, नहीं 2 into 1/2 करते थे ना। हाँ, और Yes, फिर sir. Yes, sir. हाँ माइनस भी करते थे, यही होता था ना। तो अब ये तीन टर्म्स मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और ये बन जाएगा 3/4, क्योंकि 1 में से 1/4 माइनस करेंगे 3/4 आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर किया है। अब इसके बाद क्या होगा कि तुम जरा सोचो, ध्यान से सोचो कि ये जो वैल्यू है स्क्वायर हो रखा है, तो स्क्वायर वैल्यू है तो ये तो वैल्यू ऊपर जाती जाएगी, जैसे जैसे तुम cos थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे या घटाते जाओगे, तो ये वैल्यू स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो मिनिमम मिनिमम की जब बात करें, इसका मिनिमम वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो मिनिमम सर वैल्यू तो 3/4 आएगा। वेरी गुड, 3/4. सर क्योंकि ये 0 भी हो सकता है सर जब थीटा 45 हो तो। यस, जब cos स्क्वायर थीटा 1/2 के इक्वल होगा, cos स्क्वायर थीटा 1/2 के इक्वल होगा, दैट इज थीटा 45 डिग्री होगा, तो उस केस में ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो उस केस में तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन मैक्सिमम करने के लिए तुम क्या करोगे, जरा सोचो। मैक्सिमम तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें निकालना है, तो उसके लिए तुम्हें इस ब्रैकेट वाले टर्म को जो है ना मैक्सिमम करना पड़ेगा। और ये ब्रैकेट वाला टर्म मैक्सिमम कब होगा पता है, जब थीटा 0 हो जाए, यस थीटा तो 1 हो जाएगा क्योंकि 1 थीटा 0 हो जाए या 90 डिग्री हो जाए, दोनों केस में। ये सर दोनों के। हाँ, दोनों केस में थीटा 0 हो जाए तब भी और 90 डिग्री हो जाए तब भी, दोनों केस में तब तुम्हें क्या होगा कि जो वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई होकर के वो -1/2 का होल स्क्वायर या 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो उस केस में 1/4 + 3/4 मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा। यस यस, थीटा की कोई वैल्यू अज्यूम करके और सॉल्व करके। नहीं तुम ये सोचो, जरा सोचो, तो तुम्हें अगर मान लो कि इसकी तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सॉरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो तुम तो ये सोचोगे कि x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू 10,000 ले लें, 15,000 ले लें, 50,000 ले लेंगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम करने के लिए तुम जरा सोचो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए तुम्हें या तो इसको मैक्सिमम लेना होगा या मिनिमम लेना होगा। तो cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, या मिनिमम लेंगे तब भी, हाँ मिनिमम लेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं वैसे तुम्हें मैं क्या समझाऊं, मेरे को ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें मान लो कि cos स्क्वायर थीटा -1/2 का स्क्वायर + 3/4 है, इसका मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो इसका मैक्सिमम तो मुझे तब मिलेगा जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इसके ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म है वो मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos स्क्वायर थीटा मिनिमम होगा। ठीक है, या मैक्सिमम होगा, आई एम सॉरी, cos स्क्वायर थीटा जब मैक्सिमम होगा। समझी बात को? Yes, sir. समझ में आया बेटा? ठीक है सर। हाँ हाँ, सर आपने इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली फिर? मिनिमम वैल्यू के लिए तो 0 कर दिया था ना उसको। फॉर्मूला की तरह लर्न कर सकते हैं ये जो आपने लिखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस। मिनिमम वैल्यू सर उससे भी तो आ सकता है ना कि मिनिमम वैल्यू मतलब उसमें जो है हम थोड़े सी माइनस वो Yes, इसमें इसमें लगाना सही नहीं रहता है, क्योंकि cos थीटा है ना, तो लगाना सही नहीं रहता है। ये तब लगता है जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तब। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है ना, इसीलिए नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि मे भी इसका ये लगा कि ये आंसर आ जाएगा, लेकिन तुम इसको मत लगाओ। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम के लिए तुम जरा कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पर ये जो है 1 मिनट, सर मैं कह रही हूँ ये सिर्फ फॉर्मूला की तरह कर सकते हैं क्या लर्न? ना 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 ना, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन आ जाएगा, नहीं करना है, फार्मूले की तरह याद नहीं करना है। सुनो ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ कुछ। मैं कह रहा हूँ इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम ये कब आएगा, जब ये मिनिमम आएगा, ब्रैकेट वाला टर्म मिनिमम आएगा, तभी तो मिनिमम आएगा। ये तो भाई फिक्स है, 3/4 तो फिक्स है, तो ये मिनिमम आएगा तब आएगा। और ये मिनिमम कब आएगा, ये मिनिमम तब आएगा जब तुम इसको मैक्सिमम करोगे। ठीक है, मैं इसको मैक्सिमम नहीं करोगे, आई एम सॉरी, ये मिनिमम, आई एम सॉरी, ये मिनिमम कब आएगा, ये मिनिमम तब आएगा जब ये पूरा का पूरा 0 हो जाए, बिकॉज ये स्क्वायर हो रखा है, तो स्क्वायर हो रखा है तो ये निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यस सर। तो ये 0 ही हो सकता है। तो चेक ये कर लो कि क्या ये 0 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 0,
जीरो हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा को 1/2 के इक्वल लिखेंगे, मतलब थीटा की वैल्यू उस केस में 45 डिग्री आ जाएगी, तो ये जीरो हो रहा है। तो इसको हम मिनिमम करने के लिए इसको हम जीरो ही ले सकते हैं। हम जीरो से छोटी वैल्यू तो ले ही नहीं सकते, बिकॉज स्क्वायर हो रखा है, स्क्वायर हो रखा है तो नेगेटिव में तो ले ही नहीं सकते हैं। तो मिनिमम इसका होगा ही जीरो, और जीरो नहीं होगा तो उसके बाद ये पॉजिटिव वैल्यू ही होगा ऑलवेज। क्या कहते हो, समझ में आई बात? यस सर, यस सर। तो मिनिमम इस तरीके से निकल गया कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम इससे निकल गया। अब मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम के लिए फिर से ये वाला पार्ट मैक्सिमम होना चाहिए, तभी हमें इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए, इस ब्रैकेट वाले टर्म को मैक्सिमम होने के लिए, ये जो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और cos स्क्वायर थीटा में से 1/2 माइनस हो रखा है, तो तुम जरा सोचो कि तुम a स्क्वायर है और उसमें से ये, तुम्हें अगर इसको मैक्सिमम करना है तो तुम इसको मैक्सिमम करोगे तभी तो तुम्हारे पास आंसर आएगा। यस सर, ठीक है, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो इसको मैक्सिमम कितना कर सकते हैं बताओ? 1। क्या कर सकते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू? 1। cos स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होता ही है 1, तो 1 रख दो यहाँ पर। 1 रखोगे तो तुम्हें इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, और 1 रखोगे तो 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/4 प्लस 3/4, तो ये 1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू 3/4 है, तो ये सी आंसर है इसका। सर हाँ, तो जैसे कि हमें यहाँ पे पता था कि cos 45 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2। सर अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हो जिसमें cos थीटा की वैल्यू या फिर कोई भी हमें 1/2 ना मिले, तो क्या फिर हम पूरे ब्रैकेट को जीरो मान सकते हैं कभी? फिर नहीं, कभी नहीं मान सकते हैं, ठीक है, कभी भी नहीं मान सकते हैं। उसमें देखो, जैसे कि एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है, जैसे अभी हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, cos स्क्वायर थीटा, और ये मान लो मैं यहीं पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 3 sin स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा सिचुएशन। अब क्या होगा, तुम्हें पता है क्या होगा? बताओ, क्या ऐसा होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो अभी बना दूंगा मैं। परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर लो, बन गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, हाँ सर, ठीक है, ये बन गया ना। तो ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस 9/4, 4 3 12, 3/4, 3/4 आ गया, ठीक, फिर से वही आ गया, 3/4 ही आ गया वापस से। हाँ, अब दिमाग लगाओ यहाँ पर, अब तुम दिमाग लगाओ यहाँ पर कि कि अब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा? सर मिनिमम तो 0 होगा। मिनिमम 0 कैसे होगा? 0 नहीं होगा सर। 3/4 होगा। 0 नहीं हो सकता। कुछ बच्चे अभी भी कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू 3/4 होगा। बेटा, जिसने 3/4 कहा है कि मिनिमम वैल्यू 3/4 होगा, कैसे होगा 3/4 मिनिमम वैल्यू? ये तो तब होगा ना जब ये 0 होगा। हाँ जी। तो 0 होगा ही नहीं है, तुम करके दिखाओ 0 इसको। cos स्क्वायर थीटा माइनस 3/2 कभी 0 हो ही नहीं सकता है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा कभी 3/2 के इक्वल होता ही नहीं है। 3/2 के इक्वल होता ही नहीं है, मतलब cos थीटा कभी भी √3/2 के इक्वल हो ही नहीं सकता। ये 1 से ज्यादा वैल्यू है, cos थीटा 1 से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे सिचुएशन तुम्हें देंगे ही नहीं। पहली बात तो ये, अभी बच्चे ने डॉट पूछा था ना कि कभी ऐसा हो सकता है कि 1/√2 दिख गया तो वहां 45 डिग्री एंगल दिख गया मुझे, लेकिन नहीं होगा तब क्या होगा? तो वो यही सिचुएशन है, ठीक है। ऐसा दे ही नहीं, पहली बात तो देंगे नहीं क्वेश्चन तुम्हें, ठीक है। और अगर देते भी हैं तो तुम इसमें कैसे फाइंड करोगे? फिर इस तरीके से थोड़ी फाइंड कर सकते हो तुम इसमें, क्योंकि ये जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। इसको फाइंड करने का दूसरा तरीका होता है, वो 11वीं क्लास में सीखोगे कैसे निकालते हैं उसको, ठीक है। तो ये हम लोग जो कर रहे हैं बहुत बेसिक वाली चीजें कर रहे हैं, जिसमें तुम्हें आंसर आएगा, तुम्हारा आसानी से आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे तुम्हें करने के लिए, और ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका 11वीं क्लास में सीखोगे, ठीक है। उसका छोटा सा आइडिया मैं तुम लोगों को अभी दे देता हूं, लेकिन सीखोगे 11वीं क्लास में। और वो तरीका क्या होता है कि कोई भी चीज, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा, अगर तुम्हें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, यहाँ पर प्लस है या माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस है या माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 2a² प्लस 3a², जो भी आएगा, क्या आएगा भाई, √13। और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होता है -√13, बस। तो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का तुम्हें कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? इस 2 का स्क्वायर कर दो और प्लस 3 का स्क्वायर कर दो, रूट लगा दो, आंसर आ गया मैक्सिमम वैल्यू। ये बच्चों मैं एनटीएससी के लिए बता रहा हूँ, बोर्ड में नहीं आना है ये, ठीक है। एनटीएससी में क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, कुछ भी कहीं से भी पूछ लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा सेफ्टी कर रहा हूँ यहाँ। और सर मिनिमम उसका नेगेटिव बस फॉर्मूला होता है वही है ना सर, √a² प्लस b² फिर माइनस जो लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख सकते हो आप,
देखो यही है यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू के लिए -13 लगाएंगे। या इन जनरल अगर बात करें तो अगर तुम्हें कहीं दिख जाए कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तुमसे कोई पूछे, तो मैक्सिमम वैल्यू होता है √a², cos थीटा का जो कोइफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, प्लस sin थीटा का कोइफिशिएंट उसका स्क्वायर का रूट लगा देंगे। और मिनिमम वैल्यू के लिए बस यही चीज आएगी, बस -√a² + b²। यस, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए तुमसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि मिनिमम वैल्यू जो है sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा, कोई भी एंगल थीटा के लिए, थीटा ग्रेटर इक्वल देन 0 लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। सर 1 नहीं सर √2 बिकॉज तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 sin थीटा प्लस 1 cos थीटा लिख सकते हो ना, और फिर ये फार्मूला लगा दो। तो तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू, अच्छा सबने आंसर गलत बोला है, -√2 होगा। मैंने बोला था, मैंने -√2। हाँ बस एक बच्चे ने सही बोला। मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, -√2 होगी, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात यहाँ पर ये है कि मैंने यहाँ पर ये बच्चे ने अच्छा पिक कर लिया कि ये मैंने गलत लिख दिया था, ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। 0 से 90 के बीच में तो हो ही नहीं सकता है ये माइनस में, तो इसीलिए -√2 के लिए वो 0 90 डिग्री का हटा दो, मतलब कोई भी एंगल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो एक काम करते हैं, इसको ना क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं हम, 0 से 90 के लिए हम मॉडिफाई कर देते हैं, हम इसको मिनिमम को मैक्सिमम कर देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, और थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 90। अब क्वेश्चन सही है, अब बताओ कि क्या होगा। हाँ क्या हो जाएगा, √2। यस 1² + 1²। सर अब √2 आ जाएगा। √2। यस, तो यही करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने 3 वाला लिया था ना, तो वो इसी से होगा, लेकिन उसमें चेंज करने के लिए बहुत सारे और भी फार्मूले लगेंगे, तो वो चीज हम लोग अभी नहीं जानते हैं, तो 11वीं क्लास में सीखोगे। सर याद कर ले फॉर्मूले को। हाँ इस फार्मूले को याद रख लो, ये वाला फार्मूला याद रख लो कि कोई भी a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा √a² + b², और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो ये एनटीएससी में, हाँ ये एनटीएससी में आने के चांसेस हैं, थोड़ा सा कम ही है, 1% चांस है आने का, लेकिन जो बच्चे एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, ये सीबीएसई में इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी क्वेश्चंस तुम लोग घर से प्रैक्टिस करना है इसमें, ठीक है। जो क्वेश्चंस और भी हैं, कई सारे क्वेश्चंस, जो सारे क्वेश्चंस तो मैंने टच नहीं किए। हाँ सर तो क्लास ओवर हो गई यार। नहीं रुक जाओ 1 मिनट, मैं कुछ और बताऊं। सर डीपीपी के डाउट्स लोगे? सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एनटीएससी हाँ जो ये हो गया, अब मेरे ख्याल से एनटीएससी में हम लोगों ने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लिया, अब बाकी क्वेश्चंस आप लोग घर से प्रैक्टिस करना। अब मेरे ख्याल से जिन बच्चों को डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछ सकते हैं, वैसे भी अब क्लास हमारी बढ़ चुकी है, मेरे ख्याल से तुम लोगों को बता दिया गया होगा। अब 2 घंटे की क्लास होती है ना, आधा घंटा मैंने एक्स्ट्रा बोला था तो वो अब हो गया है, आधा घंटा एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी जहां तक मुझे लगता है, इवनिंग वाली क्लासेस 6 to 8। हाँ तो वो चीज आधा घंटा बढ़ा दिया गया, मैंने बोला था ना तुम लोगों को आधे घंटे क्लास एक्स्ट्रा होगी, तो वो चीज ऑफिशियली भी हो गया। तो अब कोई डाउट हो किसी को, मेरे ख्याल से टेस्ट पेपर या डीपीपी किसी में डाउट हो तो डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बच्चे क्लास अगर लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं फेक आईडी से आएगा। यस सर, वरुण धवन को बोले यार ऑटोग्राफ ले लो ऑटोग्राफ। ये कोई बच्चा ही होगा, तुम लोगों में से कोई होगा नहीं? यस सर सर वो कोई बाहर से ही आया है। बाहर से नहीं होगा, तुम लोगों में से किसी ने मीटिंग का उसको दे दिया होगा लिंक, वो कर रहा होगा। ओके सर, गुड इवनिंग सर। सर हो गया बोले। हाँ कोई डाउट है किसी को बेटा? सर एक क्वेश्चन डाला है, उसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है। हाँ cos पाई x, ये क्या है, पूरा क्वेश्चन तो बोलो। सर यही क्वेश्चन था, cos पाई x = x² - x + 5/4। x² - 5x + 4 ये लिखा हुआ है सर x² - x + 5/4। अच्छा ठीक है, ये है सर इसमें x की वैल्यू अनडिफाइंड है सर। देखो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगा ना, मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो वो होता है 4ac, फार्मूला होता है 4ac - b²/4a, ठीक है। तो a की जगह पे रखो 1, क्योंकि इसमें देखो x² का कोएफिशिएंट 1 है, c की जगह पे रखो 5/4, -b² की जगह पे 1 आ जाएगा, अपॉन में 4a का मतलब 4 × 1, तो ये क्या हो गया
5 माइनस 4 1 आ गया, ये है ना, 5 माइनस 1 4/4 1 आ गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x की वैल्यू तुम इसमें कुछ भी लो, ये वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा, करेक्ट है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तो लेस देन और इक्वल टू 1 है, क्योंकि कॉस जो कॉस कोई भी एंगल ले लेते हैं अगर हम, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ये लेस देन या इक्वल टू 1 होता है। और ये राइट हैंड साइड में जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो LHS लेस देन इक्वल टू 1 है और राइट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो आप समझ पा रहे हो कि सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा फिर, 1 होगा आंसर, बिकॉज ये भी कह रहा है कि मैं 1 या उससे छोटी वैल्यू हूँ, राइट हैंड साइड कह रहा है कि मैं 1 या उससे ज्यादा वैल्यू हूँ। तो दोनों किस बात पे एग्री करेंगे, दोनों कहेंगे ठीक है हम दोनों 1 हो जाते हैं, ठीक है। तो जब 1 हो जाएंगे ये दोनों के दोनों, तो इसका मतलब cos पाई x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब cos 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 ही तो डिग्री, cos 0 डिग्री ही तो 1 होता है। तो फिर पाई x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0/पाई, 0/पाई का मतलब 0। यस, x की वैल्यू उस केस में कितनी हो जाएगी, क्या कह रहे हो सर cos पाई बाय x की वैल्यू ग्रेट मतलब लेस देन और इक्वल टू 1 कैसे हो गई, होती ही है बेटा। cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। cos की वैल्यू 1 या उससे छोटी ही तो होती है, तुमने टेबल पढ़ा है ना, cos 0 डिग्री कितना होता है 1, cos 30 डिग्री कितना होता है 1, कितना होता है ये √3/2। तो ये और ऐसे ही cos 90 डिग्री कितना हो जाता है 0। तो ये देखो 0 और 1 के बीच में तो होती है वैल्यू, ये इस तरीके से समझ सकते हैं। रुको एक मिनट रुक जाओ, इसमें कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है मामला, इसमें मुझे कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है बेटा, रुक जाओ एक मिनट। सर x बट की पाई की वैल्यू, वैल्यू हाँ, तो 180 होती है ना, अरे कुछ से कुछ मत बोलो, पाई की वैल्यू कुछ नहीं होती है यहाँ पर, पाई से मतलब नहीं है, वो कुछ और ही इश्यू है इसके अंदर। इसके अंदर इश्यू कुछ और है। इसके अंदर इश्यू ये है कि ये क्वेश्चन ना तुम लोगों के लिए, तुम्हारी क्लास का है ही नहीं है, ये हो गया 11वीं क्लास का। देखो इसमें, हाँ इसमें मिनिमम वैल्यू ये है, तो इसके लिए x को क्या होना पड़ेगा भाई, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू मैक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होती है ना, मिनिमम वैल्यू कब होती है, याद है तुम लोगों को, हम लोगों ने जब पॉलिनोमियल किया था तब बताया था मैंने, जब x की वैल्यू -b/2a लेते थे तब इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकलता था। यस सर। हाँ तो मिनिमम वैल्यू के लिए b देखो क्या है, b है -1 है ना, और 2a, a कितना है, a है 1, तो ये आ जाएगा। x की वैल्यू 1/2 लेनी पड़ेगी इसके अंदर, x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बेटा, 1/2 लेनी होगी। अब तुम 1/2 लेकर के देख लो x की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। सर ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा या मैक्सिमम यहाँ पे, क्योंकि सर जो ग्राफ बनेगा वो तो आई गेस वो ऐसा होगा बना, ना, अच्छा सॉरी सर हाँ, मिनिमम होगा, ठीक है ओके सर ओके। 1/2 रख के देखो x की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, cos π/2, और cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, वेरी गुड। और राइट हैंड साइड में तुम अगर 1/2 लेकर के देखोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 1/4 - 1 + 5/4। कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, मुझे सर तो वो कुछ गड़बड़ लग 1/2 रहा है होगा, मामला। बीच में आपने 1 ली थी। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा यहाँ पर, ये कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। ये जो है ना, यहाँ पे देखो अब ये 0 नहीं हो रहा है, राइट हैंड साइड 0 नहीं हो रहा है, ये x की वैल्यू रखने पे राइट हैंड साइड 0 नहीं हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है ये जो है, हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। 4ac - b², 4a है 1, c है 5, ओ हो 5/4, ठीक है, क्वेश्चन सही लिखा है, देखो तो ये क्वेश्चन सही लिखा है मैंने, x² यस - सर। x। सर अगर इसके अंदर हम पाई को 180 मानेंगे तब इक्वल आ जाएगा दोनों। उसके लिए x को है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इक्वल। ये सर cos 90, हाँ x की वैल्यू 1/2 ले रहे हैं ना यहाँ पर, x की वैल्यू 1/2 पे आ रही है ना, ये जो है ना, ये अब थोड़ा सा चला जाएगा दूसरी डायरेक्शन में, क्योंकि अब ये हम राइट हैंड साइड हमें चाहिए 1, तो ये 1 जो है ना, ये 1 0 डिग्री पे नहीं होता है एक्चुअली में, ये 0 डिग्री पे नहीं होता है, बल्कि ये ना बहुत सारे एंगल पे होता है। cos 0 डिग्री भी 0 होता है, cos 0 डिग्री भी 1 होता है, cos 360 डिग्री भी 1 होता है, 360 के मल्टीपल भी ये सारे पे आएंगे, ठीक है। मुझे डाउट है, मैं डिक्टेट कर दूं? हाँ तो ये एक्चुअली ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया मामला यहाँ पर कि हाँ बोलो, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, फाइनल मुझे कंक्लूजन ये बताने दो बच्चों को, ये कंक्लूड करने दो इस क्वेश्चन को मुझे, ठीक है। ये आ जाएगा 1, तो ये यहाँ से आ जाएगा, राइट हैंड साइड 1 आ जाएगा, और इधर की तरफ ना x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू तुम अगर क्या लेते हो, x की वैल्यू 1/2 लेते हो, तो cos π/2 आ जाएगा, cos π/2 0 हो जाता है,
तो ये मेरे ख्याल से इसमें कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो गड़बड़ी आ रही है इसके अंदर। इस क्वेश्चन को तुम लोग रहने दो, मेरे ख्याल से फाइनल इसका स्टेटमेंट ये है। आंसर अनडिफाइंड है सर। हाँ नहीं निकलेगा, आंसर नहीं निकल रहा है। ये देखो ना, एक्स की वैल्यू मैंने रख दिया लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड में रखेंगे तो कुछ और आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये नहीं निकलेगा। हाँ बोलो अब बच्चे, क्वेश्चन बोलो क्या है बेटा। सर चैट्स में क्वेश्चन दे रहा है। चैट बॉक्स में सर मैं Yes, sir. डिक्टेट कर दूं आपको? एक मिनट, कई सारे बच्चों ने कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं यहाँ पर। सर मैं डिक्टेट कर दूं? चलो ठीक है, पहले डिक्टेट ही करो भाई, तुम डिक्टेट कर दो, जल्दी जल्दी डिक्टेट करो, बताओ क्या है। A ladder rests against a wall at an angle alpha to the horizontal. Its foot is away from the wall through a distance alpha so that it slides a distance b down the wall, making an angle beta with the horizontal. Show that a upon b equals to cos alpha minus cos beta upon sin beta minus sin alpha. एक बार फिर सर कौन सा पार्ट? पूरा? हाँ फिर से बोलो, जल्दी से बोलो, मैं क्वेश्चन वेरीफाई कर लेता हूँ। A ladder rests against a wall at an angle alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance a so that it slides a distance b. हो गया ठीक है। देखो ये फिगर बनेगा, ठीक है। ये देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये AC जो है ना, ये लैडर है, AC और ED ये दोनों लैडर की लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ लैडर है ये। और इसके बाद हाँ ये एंगल अल्फा और बीटा है। ऊपर से खिसक गया, ऊपर से खिसका है B मीटर तो नीचे से खिसक गया A मीटर, मतलब नीचे से A को खिसकाया है, A लेंथ खिसकाया है तो ऊपर से B खिसक गया है, देख सकते हो यहाँ पर। अब तुम इसमें करो क्या, साइन अल्फा निकालो, इसको तुम ले लो x, तो देखो साइन अल्फा निकालो, साइन अल्फा कितने के इक्वल होगा, b प्लस एक्स अपॉन में AC, ठीक है जी, ये आ जाएगा। और इसके बाद तुम साइन बीटा निकालो, ऐसे कॉस अल्फा भी निकाल लो, कॉस अल्फा भी निकाल लो, तो कॉस अल्फा कितना होगा बेटा, देखो ध्यान से देखो, कॉस अल्फा ध्यान से देखना क्या होगा, y बाई AC, ठीक है। और फिर साइन बीटा निकालो, साइन बीटा कैसे निकलेगा, x बाई वाई प्लस ए, और कॉस बीटा निकाल लो, ठीक है। ये कॉस बीटा कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, a प्लस वाई अपॉन में, ये मैंने कुछ गलत कर दिया है सर x बाय वो होगा ना, ED होगा। हाँ यस, साइन बीटा जो है हो जाएगा x अपॉन में ED। अब तुम्हें जो हाँ ये AC और ED जो है ना ये बराबर है दोनों में, तो जो तुम्हें प्रूव करना है ना उसमें ये वैल्यूज पुट करके देख लो, मेरे ख्याल से सिंपलीफाई हो जाएगा। सर जो तुम्हें वैल्यू पुट अल्फा माइनस sin बीटा b आ जाएगा, b बाय AC। यस, तुम्हें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है सर, इसमें ये प्रूव करना था कि sin अल्फा माइनस sin बीटा अपॉन cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस cos अल्फा a बाय b बराबर है। अरे उल्टा बोल रहे, a अपॉन b इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस cos बीटा अपॉन sin बीटा माइनस sin अल्फा। a अपॉन b इज इक्वल टू sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos बीटा अपॉन sin बीटा माइनस sin अल्फा। ये निकालना है ना, हाँ ठीक है। तो देखो इसमें तुम ऐसे कर सकते हो ना, जैसे cos अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, cos अल्फा की जगह पे मतलब राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दो cos अल्फा क्या निकाला है देखो, y बाई AC, ठीक है। और माइनस cos बीटा क्या है, a प्लस वाई बाई ED अपॉन में साइन बीटा क्या है बेटा, x बाई ED, माइनस में क्या लिखेंगे साइन अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, b बाई x AC। अब ये ED जो है ना और AC ये बराबर है क्योंकि ये CD की लेंथ है, तो ये ना सब के सब हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, देख पा रहे हो। तो देखो क्या मिलेगा तुम्हें, ऊपर देखो क्या मिलेगा माइनस A, नीचे क्या मिलेगा माइनस B, a बाई B, ठीक है। ओके सर एक और क्वेश्चन था, ये तो हमें प्रूव करना था ना। हाँ जी, तो प्रूव तो कर तो दिया सर, आपने तो वैल्यू पुट किया है उसमें बस। अरे बेटा वैल्यू पुट किया, क्या बोलते हो कुछ भी, ये हमने वैल्यू पुट किया है, किसमें पुट किया है, इसमें पुट किया है ना, तो इसके अंदर पुट किया है वैल्यू, और उसके बाद यही तो हमें a बाई b के इक्वल दिखाना है, ये हमें a बाई b के इक्वल दिखाना है, तो इसमें वैल्यू पुट करने से मुझे कौन रोकेगा, तुम। सर एक और क्वेश्चन था, एक मिनट रुक जाओ, लिखा हुआ चैट बॉक्स में, पहले उसको करने दो मुझे, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ जल्दी जल्दी बेटा, अब टाइम नहीं बचा है, हिंट देता हूं मैं, ठीक है। मैं देखता हूं सबसे पहले लिखा है किसने, प्रतीक ने लिखा है। प्रतीक मैं इसका हिंट दे रहा हूं तुम्हें,
क्वेश्चन को तुम्हें खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा, मैं तुम्हें बस एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। अरे कहाँ गया भाई, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा पहले बड़ा करो। हाँ, the angle of elevation of top of the tower from 2 points in the same straight line at a point at distance 9 inches the base of tower। ये तो किया था बेटा, पिछली क्लास में बताया था। ये तो गलत बात है, ये तो तुम्हें पिछली क्लास में बताया था मैंने। ये 16 मीटर दिया हुआ है और ये 9 मीटर दिया हुआ है, ये 9 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। पिछली क्लास का वीडियो देखना, उसमें किया हुआ है, ये थीटा है 90 माइनस थीटा है, ठीक है। ये जस्ट यही सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, उसमें थोड़ा नंबर चेंज होगा मेरे। हाँ, तो ये आप लोग वीडियो देख लेना इस तरीके से। अब तुम tan थीटा लगाओ इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में बेटा tan थीटा लगाना ABC में पहले, और फिर इस ABD में भी लगाना tan थीटा। ABC में tan 90 माइनस थीटा निकाल लो, क्या आ जाएगा, जो भी आएगा AB बाई BC, और साथ ही साथ फिर दूसरे ट्रायंगल में भी tan थीटा लगा लो, तो वो आ जाएगा AB बाई 16 आ जाएगा। ये एक्चुअली में AB बाई 9 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो tan 90 माइनस थीटा वैसे cot थीटा होता है, तो cot थीटा tan थीटा कैंसिल हो जाता है। तो ये देखना, मेरे ख्याल से पिछली क्लास में तुमने सही से तुम किया नहीं है इसका मतलब, क्योंकि पिछली क्लास में ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन। ओके, ये देखो, ये है क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको लार्ज करते हैं, एक मिनट। अरे कहाँ गया भाई, area of circle and area of a regular polygon of n side and the perimeter equal to that of circle are in the ratio. Area of circle and the area of regular polygon of n side and of perimeter equal to that of circle. ये क्या मतलब हुआ, area of circle and area of regular polygon? सर पेरीमीटर सेम होगा तो सर रेशियो निकालना है उनका। हाँ, क्या कह रहे हो सर? सर्कल और जो रेगुलर पॉलीगॉन है एन साइड्स का, उनका रेशियो निकालना है। कंडीशन गिवन है कि पॉलीगॉन का पेरीमीटर सर्कमफेरेंस के बराबर है। सर अगर सर्कमफेरेंस के बराबर है तो हम सर्कमफेरेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। मेरे ख्याल से ये कहाँ से क्वेश्चन लिया तुमने, मॉड्यूल से? सर डीपी में था। डीपीपी में था कुछ, इसमें सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है बेटा, मुझे सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, सेम टू सेम कॉपी किया, एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑन साइड। सर इसमें पेरीमीटर दोनों का इक्वल है और एरिया का रेशियो निकालना है। सर रेशियो निकालना है एरिया का, पेरीमीटर दोनों का इक्वल दिया है। ठीक है, रुको एक साइड, दोनों ये एन साइडेड है ना, तो मान लेते हैं चलो ये ए है, इसका साइड क्या है, ए है, ये साइड ए मान लेते हैं इसका, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। एन साइड है तो एन साइड है तो एन ए हो जाएगा ना पेरीमीटर, जो भी समझ आई बात। 4 साइडेड का होता है तो 4a हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही 5 साइड का होगा 5a हो जाएगा, तो एन साइड है तो na हो जाएगा। और जो सर्कल का रेडियस होगा, वो सर्कल का रेडियस हमें पता नहीं है कितना है, 2 पाई आर होगा ऑब्वियसली, तो na इज इक्वल टू 2 पाई आर है, तो इतना हमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, तो भाई सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा। अच्छा पहले पॉलीगन का एरिया निकालते हैं, पॉलीगन का एरिया क्या हो जाएगा। पॉलीगन का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, पता है तुम्हें? ये जो है ना, ये एंगल बनेगा तुम्हारा 360 डिग्री बाय n, ठीक है। मतलब जो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो बनाओगे ना, तो ये बनेगा 360 डिग्री बाय n, क्योंकि इसमें n ट्रायंगल्स बने, सबका एंगल छोटे छोटे एंगल्स 360 बाय n आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है तुम्हें कि इसको एंगल को डिवाइड कर दो, हाइट निकाल लो इसका, ठीक है। तो तुम देखो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, और ये एंगल कितना आएगा 180 डिग्री बाय n, आधा करोगे ना तो 180 डिग्री बाय n आ जाएगा। फिर इसमें तुम ना इसका tan थीटा लगाओ, tan 180 डिग्री बाय n इज इक्वल टू a/2 इंटू में h, ये तुम्हारा h है हाइट, तो इससे तुम्हें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही आ गया भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही आ गया देखा जाए तो, है कि नहीं? यस सर, है ना। तो यही तो निकालना था हमें, तो यही एरिया हो गया, मतलब ये एरिया हो गया किसका, एक ट्रायंगल का एरिया। और ऐसे कितने ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर, n ट्रायंगल्स हैं। हाँ, तो एरिया ऑफ जो ये पॉलीगन है अपॉन में एरिया ऑफ सर्कल निकालना है ना बेटा, तो एरिया ऑफ पॉलीगन हो जाएगा n टाइम्स tan 180 डिग्री बाय n, जिसको तुम पाई बाय n भी लिख सकते हो, बिकॉज 180 डिग्री को पाई लिखा जाता है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर,
तो पाई और रेडियस का स्क्वायर क्या लिखेंगे? रेडियस का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, एन ए स्क्वायर बाय एन ए स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ये तो होगा पाई आर स्क्वायर। यस सर, यस सर। हाँ यही आ जाएगा। तो इस तरीके से n से n कैंसिल हो जाएगा, n से n क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। और 1 मिनट, ये तो 10 सॉरी ऊपर न्यूमरेटर में तो 10 180 डिग्री या पाई, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ पाई, तो इसको मैं लिख सकता पाई हूँ। की टर्म्स में लिखा हुआ है। हाँ तो 10 पाई बाई n हो गया न्यूमरेटर में। और वेट, ये जो एक पाई तो एक पाई से भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4 पाई ऊपर चला जाएगा, और डेनोमिनेटर में ना ए स्क्वायर बच रहा है, देखो ए स्क्वायर बच रहा है। तो ये ए स्क्वायर का क्या करेंगे, अभी ए स्क्वायर तो इसमें साइड एन साइडेड दिया हुआ है। अब तुम ये ए स्क्वायर को कैसे लिखोगे, ए तो इसमें कुछ है ही नहीं। ए को तुम या तो आर के टर्म में लिख सकते हो, या ए को मतलब आर को ए के टर्म में, लेकिन यहाँ पर तो ए स्क्वायर आ ही रहा है, ए स्क्वायर तो कैंसिल हुआ ही नहीं। सर वो कंडीशन में सर मतलब कर देंगे, इक्वेट कर देंगे ना, ये 2 हो पाई जाए आर अपॉन एन कर देंगे। 2 पाई आर नहीं कैसे करोगे तुम इसमें, ये देखो ये इसके टर्म में ही सर आंसर हम तो है। 2 पाई आर अपॉन एन लिख सकते हैं ना। ये सर वो कंडीशन में सर है ना गिवन। सर वो ए जो पेरीमीटर इक्वल है। लेकिन फिर भी तो आंसर तो आर के टर्म में आ जाएगा ना बेटा, आर के टर्म में आ जाएगा ना आंसर, ठीक है आर के टर्म में आंसर आ जाएगा। तो फिर ये तो यही आंसर है बेटा, ठीक है यही आंसर है, नहीं तो आर के टर्म में निकालोगे तो ए की वैल्यू आंसर इसका है 10 पाई बाय एन रेशियो पाई बाय एन। 10 पाई बाय एन अपॉन में पाई बाय एन। अच्छा ये कैसे हो सकता है, 10 पाई बाय एन अपॉन में पाई बाय एन। ये क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे बेटा, ठीक है इस क्वेश्चन को अभी रहने दो। हाँ अगली क्लास में देखेंगे, मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक लग रही है इसमें, या तो क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, या तो कुछ और मिस्टेक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कुछ तो इसमें गड़बड़ है मामला। आदित्य ने पूछा है ये क्वेश्चन, देखो आदित्य। यस सर। देखो, a rectangle with an area 9 square meter is inscribed in a triangle having AB is equal to 8। अच्छा एक मिनट, ABC है ये, AB राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी ये तो गलती कर दी मैंने। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा इस तरीके से कुछ, ये AB है 8 है, और ये BC 6 दिया हुआ है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, रेक्टेंगल विद एन एरिया 9 स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC हैविंग ABC। रेक्टेंगल इस तरीके से बनाया गया होगा, आई थिंक जहां तक मुझे लगता है इस तरीके से बनाया गया होगा, ठीक है ये रेक्टेंगल। हाँ तो ये रेक्टेंगल अगर है बेटा तो देखो ध्यान से, ये x हो जाएगा तो इसको y ले लेते हैं, ये x और y साइड का लेंथ ले लिया, डायमेंशन फाइंड करना है हमें। तो तुम जरा सोचो कि ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस वाई, ये लेंथ क्योंकि ये तो y है ना बेटा। यस ये सर। 6 हाँ, और ये कितना हो जाएगा, ये AP कितना हो जाएगा सर 8 माइनस एक्स। 8 माइनस एक्स, वेरी गुड। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, बिकॉज ये दोनों एंगल्स बराबर है और 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। APQ सिमिलर है किसके, APQ सिमिलर है किसके, QRC के। तो हाँ 8 माइनस एक्स अपॉन में y इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन में 6 माइनस वाई, ठीक है बेटा। इस तरीके से तुम यहाँ पर अब क्या कर सकते हो, आई थिंक मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा होगा नहीं लगता है, मतलब एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, फिर हम एक्स वाई इक्वल सर टू एक्स वाई तो गिवन है 9 बना देंगे। हाँ यस एक्स वाई दिया हुआ है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 6x माइनस 8y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई तो कैंसिल हो जाए, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, ये रिलेशन आ गया तुम्हारे पास। और एक रिलेशन ये है कि एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, हाफ इंटू एक्स वाई। हाँ 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 हाँ, रेक्टेंगल का एरिया कितना है 9 है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो एक्स वाई की वैल्यू 9 है। तो बताओ बच्चों ये सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे इन दोनों को, ये तो यस सर यस सर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वैल्यू पुट करके कर ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बच्चों। तो चलो अगली क्लास में अब मिलते हैं। अगली क्लास में ये मेरे ख्याल से मैं देख लूंगा, ये क्वेश्चन मैं देख लूंगा, और फिर
मैं बताऊंगा। जो अभी पिछले वाला क्वेश्चन था ना 10 पाई बाई n, वो क्या था मैं देख लेता हूँ, और उसके बाद वो सही क्या होगा उसमें वो मैं सही करके बताऊंगा क्वेश्चन अगली क्लास में। ओके सर। हाँ बच्चों ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Good evening to all.